क्या भेजा आपने? तो सर पुरानी वीडियोस का क्वेश्चन है सर, आपने करवाया है वीडियोस में लेकिन। ओके, छठा नंबर। यस सर, सर मेरा आंसर लगा रहा था, मोबाइल पे आ रहा था मेरा। अरे जैसे कई सारे मेथड है, तो आसान क्वेश्चन है। तो सर आसान। x क्या है? नंबर ऑफ फेसेस शोइंग 6 ना, और कितने डाइस को थ्रो किया? 3 डाइस आर थ्रोन ना, तो क्या हो जाएगा? बाइनोमियल 3,1/6। n क्या होता है? नंबर ऑफ ट्रायल्स, तो 3 बार टॉस किया। x होता है नंबर ऑफ सक्सेस, तो यहाँ सक्सेस क्या है? शोइंग 6 फेसेस, शोइंग 6। तो 6 आने की क्या प्रोबेबिलिटी रहती है? तो 6 आने की है ना, पीज होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इन वन ट्रायल। तो हो गया ना, कई सारे थ्योरम भी यूज कर सकते हो, बिना थ्योरम भी हो जाएगा। तो x तुम्हारा बाइनोमियल है, तो बताओ ex निकाल लोगे यहाँ से? ex क्या आएगा? सर एनपी। हाँ, np कितना हो गया? 1/2। वेरिएंस x क्या होगा? सर एनपी क्यू। हाँ, np क्यूब, तो कितना? 3 इंटू 1/6 इंटू 5/6, तो कितना आ गया ये? 5/12। अब ये बताओ, जैसे एक तो ये भी तरीका है, इतना ही कैलकुलेट कर लिया ना, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर आ जाएगा। यस सर। एक्स स्क्वायर क्या है? वेरिएंस प्लस मीन स्क्वायर। तो 5/12 प्लस 1/4 जो कि 3/12, तो 8/12 है ना। तो ये आ जाएगा 8/12 हो गया 2/3। तो उसको ओपन कर दो तुम, a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन कर दो, वो भी एक तरीका है। तो एक तरीका ये है कि आपको चाहिए e ऑफ क्या चाहिए? 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, तो ओपन कर दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab हो गया। तो ये 9 प्लस ई एक्स स्क्वायर माइनस 6ex, सो 9 प्लस एक्स स्क्वायर कितना होगा? 2/3 माइनस 6 टाइम 1/2। चेक करो, आंसर नहीं आ रहा? क्या 20/3 है आंसर? सर आंसर यही था सर, बट आपने सर वीडियो में बताया था कि जब 3 माइनस एक्स है तो एन का वो क्यू हो जाएगा ना, ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो। ठीक है, तो चलो उसके वो मेथड भी देख लेते हैं। तो एक ट्रांसफॉर्मेशन का थ्योरम है कि x अगर बाइनोमियल np है, तो जो n माइनस एक्स है वो बाइनोमियल क्या होता है? एन कॉमा क्यू हो जाएगा। हाँ, n कॉमा क्यू हो जाएगा। तो यहाँ से देखो, n तुम्हारा 3 है, सो 3 माइनस एक्स तुम्हारा हो गया बाइनोमियल 3,5/6। ठीक, तो ये चलो इसका नाम y बोल दो। तो e ऑफ y क्या आएगा? 3 माइनस एक्स का नाम y रख दिया, तो ई वाई एन पी, तो आ गया 5/2 वेरिएंस y एन पी क्यू। तो चेक करो, 5/2 इंटू 1/6 5/12, तो ये वेरिएंस आ गया। सो मेन वेरिएंस। अब इसको यूज करके ई वाई स्क्वायर नहीं निकाल लोगे? ई वाई स्क्वायर मतलब वेरिएंस जो कि है 5/12 प्लस मीन स्क्वायर, तो मीन स्क्वायर कितना? 25/4। देखो सिंप्लीफाई करके, ठीक है। तो 12 एलसीएम ले लो, एंड 5 प्लस 100 कितना? 105/12। नहीं सॉरी, 4 थी ना, 75 प्लस 5 80/12 ना। हाँ, 80/12 ना। तो 12 5 प्लस 4 थी वाला 25 75 80/12। देखो 80/12 कैंसिल करो, 20/3 आ गया। और ये y कुछ और नहीं ना आपका, वही है ना 3 माइनस एक्स। तो ये दूसरा मेथड ये कराया होगा, यही ना? सर मैंने दोनों मेथड मिक्स कर दिए थे ना एक्चुअली। अच्छा, मिक्स कर दिए। तुम्हें अलग अलग यूज करना, एक मेथड वो अलग हो गया, दूसरा मेथड ये अलग है। तो यहाँ थ्योरम यूज हो रहा है कि x इज बाइनोमियल np, देन n माइनस एक्स इज बाइनोमियल nq, तो उससे आपका आंसर आ जाएगा। तो ये वो मेथड यूज हुआ है। दोनों मेथड बताए थे मैंने, शायद दोनों मेथड मिक्स कर दिए जिसके वजह से आंसर बता रहा। तो अलग अलग हो। एक तरीका ये था कि यहाँ से तुम ये निकाल लिए, अब इसको ओपन करके कर लो, नहीं तो ऐसे करो, बात बराबर है। देखो, ठीक। ठीक है। चलो, तो लास्ट क्लास में अनबायस्ड एस्टिमेटर डिस्कस किया था, है ना।
तो हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस कर रहे थे, है ना, जस्ट अनबायस्ड एस्टिमेटर डिस्कस किया था हमने लास्ट क्लास में। सो अभी कंटिन्यू करते हैं। तो ये पहले इस टर्म को पहले समझते हैं ना। तो ये क्या है, सफिशिएंसी ऑफ अ स्टैटिस्टिक्स। सो ये लिखा हुआ है, मतलब ये है सफिशिएंट एस्टिमेटर, है ना, सफिशिएंट एस्टिमेटर। इसका डेफिनेशन क्या है? तो हमने अनबायस्ड का लास्ट क्लास में डेफिनेशन लिखा था कि जस्ट इजी है कि टी इज अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ द पैरामीटर थीटा इफ एक्सपेक्टेशन ऑफ टी should be equal to theta for all theta belongs to parameter space. So sufficient में क्या होगा, मान लो let x1 x2 xn be a random sample from a population with PDF fx x थीटा। यहाँ थीटा लिखने का मतलब जस्ट पीडीएफ में थीटा पैरामीटर है, ठीक है ना। तो दिस सो एन एस्टिमेटर, सो एस्टिमेटेड इज एन स्टैटिस्टिक्स ओनली। स्टैटिस्टिक्स क्या होता है, फंक्शन ऑफ x1 x2 xn जो फ्री हो पैरामीटर से, तो उसमें कहीं थीटा नहीं होगा। तो एन एस्टिमेटर t इज कॉल्ड सफिशिएंट एस्टिमेटर फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन। तो पता है, ये सफिशिएंसी है, कंप्लीटनेस है, ये सब पैरामीटर की प्रॉपर्टी नहीं है, ये पूरे डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉपर्टी है। मतलब जैसे अनबायस्डनेस है, तो अनबायस्ड जो प्रॉपर्टी है वो पैरामीटर की मतलब वो एस्टिमेटर की प्रॉपर्टी है, ये समझ लो। तो कहने का मतलब यहाँ पे वहां पे तुम पैरामीटर के रिस्पेक्ट में बात करते हो डेफिनेशन में। जब कोई एस्टिमेटर अनबायस्ड एस्टिमेटर है तो यू टॉक अबाउट विद रिस्पेक्ट टू पैरामीटर कि वो टी जो है थीटा का अनबायस्ड एस्टिमेटर है। तो वो टी जो है थीटा स्क्वायर का अनबायस्ड एस्टिमेटर होगा क्या? अगर मान लो बोलता हूं टी थीटा का अनबायस्ड एस्टिमेटर है, तो क्या ऐसा है कि टी थीटा स्क्वायर का भी अनबायस्ड एस्टिमेटर होगा हमेशा? ऐसा होगा? नो सर, नो, है ना, मतलब जरूरी नहीं है ना। ये मतलब है कि अगर टी अनबायस्ड एस्टिमेटर थीटा का एक्सपेक्टेशन ऑफ टी बराबर थीटा है, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ टी बराबर थीटा स्क्वायर जरूरी नहीं आएगा। तो वहां पैरामीटर इंपॉर्टेंट है। ये जो सफिशिएंसी है, कंप्लीटनेस है, ये पैरामीटर के रेस्पेक्ट में बात नहीं करता है, ये डिस्ट्रीब्यूशन के रेस्पेक्ट में बात करता है। कोई सफिशिएंट एस्टिमेटर है तो उस पूरी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए सफिशिएंट है। तो मतलब क्या है कि कहीं अगर आप ये लिखते हो टी इज सफिशिएंट एस्टिमेटर फॉर थीटा, तो टी इज सफिशिएंट एस्टिमेटर फॉर थीटा स्क्वायर आल्सो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। साइन थीटा आल्सो, मतलब थीटा के रेस्पेक्ट में वो एक्चुअली टी को थीटा से कोई ज्यादा मतलब है नहीं, वो थीटा बस उसमें डिस्ट्रीब्यूशन में है। तो वो एक फैमिली ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बना रहा है ना, थीटा के डिफरेंट वैल्यू के लिए डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन क्रिएट होंगे, तो वो जो फैमिली ऑफ डिस्ट्रीब्यूशंस हैं उसके रेस्पेक्ट में ये सफिशिएंट एस्टिमेटर है। तो सफिशिएंसी और कंप्लीटनेस से बात करूंगा, कंप्लीटनेस भी पैरामीटर की प्रॉपर्टी नहीं है, ये पूरे डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉपर्टी है। तो उससे पैरामीटर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब पैरामीटर को चेंज करोगे ना, जब थीटा को थीटा स्क्वायर कर दिए, 1/थीटा कर दिए, उससे कोई ज्यादा फर्क पड़ना नहीं है सफिशिएंट एस्टिमेटर को। मतलब अगर टी सफिशिएंट है थीटा के लिए, तो टी सफिशिएंट होगा थीटा स्क्वायर के लिए भी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं टी स्क्वायर नहीं बोल रहा, तुम ध्यान देना, मैं टी ही कॉमन रखा हूं, क्योंकि यहाँ पे कोई मीन उनके इक्वल करने की जरूरत नहीं है एक्चुअली, ठीक है ना, क्योंकि डेफिनेशन क्लियर हो जाएगा तुम्हारा। तो कई बार ना बच्चा कंफ्यूज होता है, क्योंकि वो इनवेरियंस प्रॉपर्टी जो आती है ना, तो वहां पे क्या है, यहाँ पे क्या है कि इनवेरियंस प्रॉपर्टी टी पे वर्क करता है। लाइक अगर टी सफिशिएंट एस्टिमेटर है, अब यहाँ पे ये भी नहीं बोलूंगा कि विथ फॉर थीटा, जरूरत भी नहीं है बोलने की, क्योंकि अनबायस्ड में होता है जो ना, मतलब बोलता हूँ टी इज अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ थीटा, तो यहाँ थीटा बोलना जरूरी है क्योंकि एक्सपेक्टेशन ऑफ टी थीटा आएगी। लेकिन तुम देखोगे बुक्स में भी सफिशिएंट एस्टिमेटर लिखा होगा, तो वो नहीं लिखा होगा फॉर थीटा, ऐसा नहीं लिखा होगा, जरूरी नहीं है ना, क्योंकि पूरे डिस्ट्रीब्यूशन के लिए वो एस्टिमेटर सफिशिएंट है, क्योंकि उसकी डेफिनेशन कुछ ऐसी है, देखो। So an estimator T is called sufficient estimator for the distribution fx theta, या CDF लिख सकता हूं मैं, ठीक है ना, if and only if, हमने फॉर थीटा नहीं लिखा है, ठीक है ना, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए लिखा है। क्या होगा डेफिनेशन? सर, if expectation of t tends to theta
हाँ डिफरेंट टेंस टू इंफिनिटी सर हाँ ऐसा कुछ था। नहीं ये तो नहीं है। नहीं सफिशिएंसी में तो जब कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन गिवन हाँ कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा बेसिकली, हाँ ये होता है जो ठीक है ना। definition। बाकी वो थ्योरम आ जाती है एल बना के। हाँ मतलब एक्चुअली डेफिनेशन बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट नहीं है, बोलो कि रेलिवेंट नहीं है हर क्वेश्चन में अप्लाई करने के लिए, तो डेफिनेशन बहुत ज्यादा हेल्प करता नहीं है। वो लगाना बहुत मुश्किल है, यस इसीलिए वो फैक्टराइजेशन थ्योरम है सर। यस वही हाँ तो सर वो क्या है वो मेन करके ना तो e की पावर में ले जाते हैं सारा, है ना, ठीक है ना। फॉर डिस्ट्रीब्यूशन वो एक्सपोनेंशियल फैमिली का कुछ तो रिजल्ट है सर। यस यस वो आगे आएगा। तो main theorem वाले। वो हाँ पिटमैन कुपन थ्योरम, वो सफिशिएंस, वो एक्सपोनेंशियल फैमिली से जो रिजल्ट आते हैं वो सफिशिएंट और मिनिमल सफिशिएंट देता है ना, वो मिनिमल सफिशिएंट देता है। तो यहाँ पे लिख लो fx थीटा लिख देता हूँ मैं, डिस्ट्रीब्यूशन है ना, फॉर डिस्ट्रीब्यूशन और फॉर थीटा यू कैन राइट, और फॉर पैरामीटर थीटा ये भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इफ एंड ओनली इफ तो वो आगे रिजल्ट आएगा, क्योंकि वो यूएम भी फाइंड करने के लिए आपको कंप्लीट और सफिशिएंट चाहिए, तो वो एक्सपोनेंशियल फैमिली का कोई मेंबर है तो इजीली कंप्लीट सफिशिएंट मिल जाता है ना। तो T is called the sufficient estimator for the distribution this, ये CDF यूज किया हूँ क्योंकि ये PDF जरूरी नहीं डिस्क्रीट में होगा, तो CDF कॉमन रहता है। और फॉर द पैरामीटर थीटा इफ एंड ओनली इफ, तो डेफिनेशन क्या है इसका कि कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा so conditional distribution of मतलब कंडीशनल है x1 x2 xn, तो सैंपल वैल्यूज हाँ सैंपल, हाँ कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल, इंडिपेंडेंट ऑफ पैरामीटर। हाँ गिवन t इज इक्वल टू t, तो मैंने एस्टिमेट लिखा ना, दिस इज फ्री ऑफ है ना या इंडिपेंडेंट ऑफ, सो दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा या फ्री ऑफ थीटा लिख दो है ना। सो बुक में क्या वर्ड यूज किया है, इसने यूज किया है डज नॉट डिपेंड ऑन थीटा, वही बात है ना। सो दिस डज नॉट डिपेंड ऑन थीटा, ये थीटा पे डिपेंड नहीं करेगा है ना। तो ये तो डेफिनेशन हो गया, मतलब ये हो गया जो भी कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन है अब इसको कोई एग्जांपल से करना थोड़ा डिफिकल्ट है, डेफिनेशन इसलिए क्योंकि डेफिनेशन पे कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है ना। तो उस केस में कि अगर कोई, अब आपको पहले से पता है कि कोई एस्टिमेटर सफिशिएंट है मान लो, तो उसमें यह है कि कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन जो होगी वो फ्री ऑफ थीटा होगी, तो ऑब्वियसली एक्सपेक्टेशन भी उसका फ्री ऑफ थीटा होगा। तो मैं अगर रिमार्क में लिखूं, अरे भाई रात को क्यों फोन करता है यार, हाँ एक मिनट, हाँ सार्थक बताओ। देखो अभी एक्चुअली मैं तुम्हें कल ही बताया था मेरी 6 से 11 क्लास होती है, तो मैं 11 के बाद फ्री रहता हूँ। तुम 11 के बाद फ़ोन करो, या कल दिन में, मैं दिन में तुम्हें कॉल किया था तुम उठाए नहीं थे, तुम 11 के बाद फ़ोन करो, ठीक है। जी जी ओके तो इसको प्रूव करना थोड़ा ना वो रहता है, जैसे अब इस बार एग्जाम में क्वेश्चन आया था ना इसी साल, एक्सपेक्टेशन पूछ लिया तो मान लो है ना। सो जैसे क्या होगा अगर तुमसे कहीं पूछ लेता है कोई g ऑफ x1 x2 xn है, और मान लो गिवन t इज इक्वल टू t है, सो क्या लगता है तुम्हें ये थीटा पे डिपेंड करेगा? नहीं करेगा सर, है ना।
सो फंक्शन ऑफ, g of x वाले का एक्सपेक्टेशन ही तो ले रहे हैं, थीटा तो आया ही नहीं कहीं। हाँ क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन में भी थीटा नहीं आएगा, और डिस्ट्रीब्यूशन में थीटा नहीं है तो उसके एक्सपेक्टेशन में भी थीटा नहीं होगा। तो इस कॉन्सेप्ट पे एक क्वेश्चन अभी जैम इसी साल एक क्वेश्चन आया जैम 2023 में, दिस इज फ्री ऑफ थीटा या इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा, या दिस डज नॉट डिपेंड ऑन थीटा। ये चीज है, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन ही इंडिपेंडेंट है तो मीन भी इंडिपेंडेंट रहेगा थीटा से। सो दिस डज नॉट डिपेंड ऑन थीटा। ओके, तो एक बहुत ट्रिवियल केस है कि पूरा सैंपल हमेशा क्या रहेगा, सफिशिएंट रहेगा। ये ट्रिवियल केस है कि जो पूरा सैंपल है x1 x2 xn, अगर आप एज ए एस्टिमेटर कंसीडर करोगे तो वो ऑब्वियसली सफिशिएंट होगा, ठीक है ना, क्योंकि पूरे डिस्ट्रीब्यूशन को जस्टिफाई कर रहा है। हाँ, क्योंकि सारी वैल्यू अगर गिवन है तो हाँ सर जी एक बात थी सर, बोलो। यहाँ पर सर एक्सपेक्टेशन क्यों लगाया आपने? नहीं वो मैं एक्सपेक्टेशन का इस डेफिनेशन से कोई रिलेशन नहीं है, मैं बस ये बता रहा हूँ कि इस पे बेस्ड अभी एक क्वेश्चन आया था 2023 के एग्जाम में, वहां पे ये पूछा हुआ है कि है ना, इस तरह के ऑप्शंस हैं उसमें, अब वो पूछ रहा है कि कौन सा पैरामीटर पे डिपेंड करेगी कौन सा नहीं डिपेंड करेगी, उस तरीके से कुछ, या मतलब ऐसे कुछ है। ये तो बताया हूँ ना जस्ट कि अगर कोई डिस्ट्रीब्यूशन कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन x1 x2 xn का है, गिवन t इज इक्वल टू थीटा, वो फ्री है थीटा से, तो उस केस में अगर कोई फंक्शन ऑफ एक्साइज है गिवन t, ये कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन है ना इसका g का, तो उसका एक्सपेक्टेशन भी फ्री ऑफ थीटा होगा। मैं बता रहा हूँ इसे इम्प्लाई करेगा, ये इसको इम्प्लाई नहीं करेगा, वो इसको इम्प्लाई करेगा, ठीक है ना, ये चीज है। तो इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आया हुआ है इस साल, ये बता रहा हूँ। तो मैं डेफिनेशन ये याद रखना है, ठीक है ना। तो मतलब ये हो गया कि लाइक मैं अगर ऐसा लिखूं, क्या कहना चाह रहा है कि एफ ऑफ, अगर वो है कॉन्टिन्यूअस है तो मान लो एफ ऑफ x1 x2 xn गिवन t इज इक्वल टू t, है ना। सो दिस इज फ्री ऑफ थीटा या इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा, ये मतलब है ना। या अगर तुम्हारा कोई ये कॉन्टिन्यूअस में डिस्क्रीट है तो डिस्क्रीट होगा तो इस तरीके से दिस गिवन t इज इक्वल टू t, ये जो होगा फ्री ऑफ थीटा होगा। तो अगर इस पे किसी फंक्शन का एक्सपेक्टेशन भी पूछ लिया तुमसे तो भी तो फ्री ऑफ थीटा ही होगा ना। जो मैं लिख रहा था अभी, जो मैं लिखा हूँ तो क्या लिखा हूँ, एक्सपेक्टेशन ऑफ g ऑफ x1 x2 xn गिवन t इज इक्वल टू t। तो इसका क्या डेफिनेशन होगा, इसका क्या कंडीशनल एक्सपेक्टेशन कैसे डिफाइन करते थे सब लोग। अगर ये कॉन्टिन्यूअस है तो इंटीग्रेशन, अब ये करो इंटीग्रेशन एन टाइम, है ना, मतलब इंटीग्रेशन करते हैं ना, उसके बाद ये फंक्शन होगा इनटू फिर वही डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x1 x2 xn गिवन t इज इक्वल टू t dxi, वैसे ही चलेगा dx1 x2 xn। सो dx1 इस तरह से dxn, तो ये क्या होगा, फ्री ऑफ थीटा ही होगा ना, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन ही फ्री है थीटा से, कॉन्टिन्यूअस है तो डिस्क्रीट है तो समेशन लगाओगे, तो ये भी फ्री ऑफ थीटा होगा। ये तो इसका डेफिनेशन तो यही होगा, मैं बोल रहा हूँ। तो ये तुम्हें कैलकुलेट करने से बेटर है कि अगर तुम्हारा डेफिनेशन क्लियर है तो ये फ्री ऑफ थीटा आएगी। ये तो डेफिनेशन हो गया। तो डेफिनेशन हम लोग एस्टिमेटर फाइंड करने के लिए यूज नहीं करेंगे, बट वही कहीं क्वेश्चन आ गया डेफिनेशन बेस्ड तो आपको आइडिया होगा डेफिनेशन क्या है। कोई एस्टिमेटर अगर फाइंड करना है मुझे तो हम लोग एक एग्जांपल हम देख सकते हैं, हालांकि अगर एग्जांपल देखना चाहें तो चलो एक एग्जांपल ट्राई कर लेते हैं। किसको प्रूव करूं, है ना, थोड़ा सा टाइम टेकिंग होगा, प्रूव करना थोड़ा डिफिकल्ट टास्क रहता है, सो ट्राई कर सकते हैं फिर भी। देखो एक ट्राई करता हूँ डेफिनेशन से। सो क्वेश्चन ये है, मान लो कि जैसे पहला क्वेश्चन अगर लिखूं मैं कि लेट x1, x2 अप टू xn दे आर, दिस इज रैंडम सैंपल। तो रैंडम सैंपल मतलब IID रैंडम वेरिएबल्स। सो दे आर IID बर्नौली p या बर्नौली थीटा ले लो, चाहो तो मर्जी है, p ले लो या थीटा ले लो। सो यू मे राइट थीटा और यू मे राइट p, ठीक है ना, p पैरामीटर ले लिया। तो आपको अगर मान लो यहाँ पे देखो, चूंकि तुम डेफिनेशन कब लगा पाओगे, जब तुम्हें एस्टिमेटर गिवन है और तुम्हें प्रूव करना है कि वो कंप्लीट है, अदरवाइज तुम गेस तो कर नहीं पाओगे, गेस करके फिर कितने नए एक्सपेरिमेंट करोगे तुम। तो डेफिनेशन जो यहाँ पे है
वो इसलिए है कि तुम उस पे प्रूव कर सको, मतलब जैसे मैं बोलूं कि प्रूव दैट या चेक वेदर, मान लो ऐसा हो सकता है कि चेक इफ t is equal to summation xi, I from 1 to n, मतलब x1 up to xn is sufficient estimator या sufficient statistics for this family of distribution या for p, it's okay, so sufficient for this family of distribution और p, आपको ये चेक करना है। तो अब क्या करेंगे इसके लिए, ये डिस्क्रीट है ना, तो है ना डिस्क्रीट है तो हम लोग कंडीशनल लगाएंगे, ये कॉन्टिन्यूअस है इसलिए, सो यहाँ पे ये वाला क्वांटिटी आपको फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलो ट्राई करके देखते हैं। तो क्या है, मेरा बर्नौली है ना, ठीक है। सो देखो, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी x1 इज इक्वल टू स्मॉल x1, x2 is equal to small x2, xn is equal to small xn, given t है आपका समेशन xi, so given t is equal to small t, ये कैलकुलेट करना है। so t का डिस्ट्रीब्यूशन तो आपको ऑलरेडी आइडिया है, क्योंकि हम लोग जानते हैं ट्रांसफॉर्मेशन में पढ़ा है हमने, ठीक है ना। तो ये जो t है इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है अभी, सर बाइनोमियल हो जाएगा ना, हाँ बाइनोमियल n, p, तो ये t का डिस्ट्रीब्यूशन है क्योंकि IID है ये। तो चलो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो इसको अगर लिखेंगे सो प्रोबेबिलिटी x1 इज इक्वल टू x1, x2 इज इक्वल टू x2, xn इज इक्वल टू xn, ये तो हो गया न्यूमरेटर, मतलब क्या लिख रहा हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन B, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकाल रहा हूँ, गिवन समेशन xi इज इक्वल टू x, मतलब t इज इक्वल टू वही बात है, t इज इक्वल टू t लिख रहा हूँ। तो यहाँ t ऑब्वियसली तुम्हें समझ आ रहा होगा t क्या होगा, अपॉन प्रोबेबिलिटी t इज इक्वल टू t, मतलब t की जगह मैंने समेशन xi लिख दिया ताकि आपको दिखे। अब क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द इंटरसेक्शन देयर। तो अगर मुझे ऑब्जर्व्ड वैल्यू पता है, मान लो x1 पता है, x2 पता, जो भी पॉइंट दे रखा है, क्योंकि रैंडम वेरिएबल है, ऐसे बर्नौली है तो मे बी 0 और 1 होगा, है ना। तो गिवन t है तो इसका इंटरसेक्शन क्या आना चाहिए इन दोनों का, तो सोचो अगर t की वैल्यू हो गई मान लो स्मॉल x1 से लेके स्मॉल xn तक, तो उस केस में क्या होगी इंटरसेक्शन, बताओ। बेसिकली वो बर्नौली मल्टीप्लाई हो जाएगा एक का, नहीं बर्नौली मल्टीप्लाई तो होगा, मैं बोल रहा हूँ कि ये प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B है, तो इसको आगे मैं क्या लिखूंगा, Probability of A. यस प्रोबेबिलिटी ऑफ A होगा कब, इफ A इंटरसेक्शन B इज अ सबसेट ऑफ, सॉरी इफ यहाँ पे इंटरसेक्शन है ना, तो A इज सबसेट ऑफ B, यही ना। तो ऐसा कब होगा, देखो मैं बोल रहा हूँ ना कि t अगर t की वैल्यू मान लो x1 प्लस x2 प्लस x3 अप टू xn गिवन है, तो ये आएगी। अच्छा अगर नहीं है तो इफ a इज नॉट अ सबसेट ऑफ b, देन क्या होगा, या a अगर सुपरसेट है b का, या मैं बोलूं कि यहाँ पे एक्चुअली क्वेश्चन ये है मेरा कि यहाँ लिखा मैं इसीलिए हूँ क्योंकि यहाँ पे ये आया बिकॉज ऑफ, ठीक है ना, ये समझ पा रहे कहना क्या चाह रहा हूँ मैं। सो यहाँ पे ये है कि लाइक कि जो स्मॉल t है, दैट स्मॉल t इज स्मॉल x1 प्लस स्मॉल x2 प्लस स्मॉल x3 अप टू स्मॉल xn, सम है, तो दोनों का डिस्ट्रीब्यूशन यही वाला आ जाएगा। बट अगर ऐसा नहीं हुआ तो जैसे मान लो x1 इज इक्वल टू x1, तो आंसर क्या आएगा न्यूमरेटर का, तो वो 0 हो जाएगा एक्चुअली, ठीक है ना। तो न्यूमरेटर फिर प्रोबेबिलिटी 0 हो जाएगी, ये है यहां से। अब आपके पास क्या है जो बता रहा था वो कि चूंकि यहां पे क्या है, जस्ट दे आर इंडिपेंडेंट, तो जो ज्वाइंट है प्रोडक्ट ऑफ मार्जिनल्स हो जाएंगे। तो क्या आएगा यहाँ पे, ज्वाइंट इज प्रोडक्ट ऑफ मार्जिनल्स,
सो पहला प्रोबेबिलिटी x1 इज इक्वल टू x1 है ना, इनटू हो जाएगा। तो कितना आएगा आंसर इसका, क्या लिखते हो बर्नौली में पीएमएफ आप लोग? सर इसको ऐसे में सोच कर सकते हैं कि समेशन ऑफ x t दी हुई है और सपोर्ट पे 0/1 है, 1 p's होंगे बाकी 0 होंगे। एक मिनट ये क्या होता है, p की पावर x 1 माइनस p की पावर 1 माइनस x कैन टेक वैल्यू 0 1, ठीक है ना। हाँ क्या कह रहे तुम? सर इस समेशन ऑफ x को भी t माना हुआ है हाँ और सपोर्ट में 0 और 1 ही है सिर्फ, हाँ तो मतलब ऐसे होगा ना कि 1 p's होंगे 1 तो t टाइम्स 1 होंगे, ऐसे रहेंगे जो 1 1 t टाइम्स आगे फिर बाकी सारे 0 होंगे, तो हाँ। आंसर तो 0 ही आएगा। क्या 0 आएगा? तो ऐसे कर सकते हैं कि नहीं? सर वो ये कह रहा है कि मतलब मैक्सिमम वैल्यू उसकी जितने रैंडम वेरिएबल बर्नौली वाले ऐड होंगे उतनी ही हो जाएगी। अरे तो वो नहीं, इसका टी का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, वो ठीक है जो तुम कह रहे हो, उतना क्यों दिमाग लगा रहे हो तुम? जो 0 होगा वो भी तो रैंडम वेरिएबल है, तो क्या दिक्कत है? टी का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है इसमें? एक्सआई मैं तुमसे पूछता हूँ कि प्रोबेबिलिटी टी इज इक्वल टू टी क्या आएगा, तुम सीधा सीधा बताओ यहाँ से। हाँ सो एन सी टी पी की पावर टी 1 माइनस पी की पावर 1 माइनस टी, तुम वही सॉरी एन माइनस टी, तुम वही कह रहे हो कि भाई टी टाइम 1 आया होगा और बाकी एन माइनस टी टाइम 0 आया, कोई बात नहीं, वही चीज है कि समेशन एक्सआई टी क्यों आया होगा, तो मतलब देयर आर टी नंबर ऑफ रैंडम वेरिएबल्स जो वैल्यू 1 कंट्रीब्यूट किया होगा बाकी 0 कंट्रीब्यूट किया होगा, तो मुझे क्या ही फर्क पड़ता है ना। तो सर 1 बाय एनसीटी टाइप का आ रहा है। हाँ तो ये आएगा एनसीटी, ये आ गया p की पावर t 1 माइनस p की पावर n माइनस t। अब यहाँ देखो क्या हो रहा होगा, हाँ ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, सो सर यहाँ वैसे ही लिखेंगे, मतलब पहले तो एक प्रोडक्ट में फिर सारे एक्सरसाइज सम हो जाएंगे। ये pm है ना, यही लिखो यहाँ पे p की पावर x, सो ये होगा p की पावर x1 1 माइनस p की पावर 1 माइनस x1, p की पावर x2 1 माइनस p की पावर 1 माइनस x2, चलता रहेगा p की पावर xn 1 माइनस p की पावर 1 माइनस xn अपॉन nct, t कोई गिवन नंबर होगा हमें, ठीक है ना, p की पावर t और 1 माइनस p की पावर n माइनस t। सो यहाँ से अब तुम चेक करो p की पावर टोटल कितनी हो जाएगी, सब में अगर ऐड कर दिए x1 से xn तक हो हाँ समेशन एक्साइज, और ये t क्या है मैंने यही बताया, t मेरा क्या है यहाँ पे, t क्या है एक्चुअली समेशन एक्साई ही है, ये जो t है ना समेशन एक्साई ही है, तभी इंटरसेक्शन ये आया है, अदरवाइज 0 आएगा, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि अगर तुम सिंप्लीफाई करोगे सो न्यूमरेटर इज p की पावर t एक्चुअली, और डिनोमिनेटर इज 1 माइनस p की पावर क्या हो जाएगी ऐड होके, n minus p. हाँ n माइनस समेशन एक्साई जो कि n माइनस टी हो जाएगी एक्चुअली, और यहाँ एन सी टी पी की पावर t 1 माइनस पी की पावर n माइनस टी, तो यहाँ से कैंसिल कर लो तो बचा 1 अपॉन n चूज t, इसमें p आया क्या, क्वेश्चन है जो मैं कंडीशनल पीएमएफ फाइंड कर रहा था उस कंडीशनल पीएमएफ में आपको क्या लग रहा है आंसर में p आ रहा है कि नहीं आ रहा है, p पे डिपेंड कर रहा है या t पे डिपेंड नहीं कर रहा है, नहीं डिपेंड है ना। सो दिस डज नॉट डिपेंड ऑन p, और इसीलिए जो मैंने गिवन लिया था दैट इज द सफिशिएंट एस्टिमेटर बाय डेफिनेशन, एंड देयरफॉर t इज इक्वल टू समेशन xi जो है दैट इज सफिशिएंट एस्टिमेटर फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन और फॉर द पैरामीटर, कुछ भी लिख सकते हो आप, फॉर p। तो ये प्रूफ किया, इतना करने की जरूरत नहीं है, और ये प्रूफ आप तब करोगे जब आपको एस्टिमेटर्स दे रखे हैं कि चेक करो ये कंप्लीट है कि नहीं है। अगर आपके एग्जाम में पूछ रहा है कि भाई बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन का रैंडम सैंपल लिया आपने, अब बताओ कंप्लीट या सफिशिएंट एस्टिमेटर क्या है, तो उसके लिए आप एस्टिमेटर तो बहुत सारे, आप कैसे डिसाइड करोगे, तो उसके लिए हमारे पास है फैक्टराइजेशन थ्योरम, जो अगला थ्योरम है वो डायरेक्टली मुझे बताएगा कि ये एस्टिमेटर आपका सफिशिएंट है।
ठीक है, तो एक मैं ऐसे ही करके सॉल्व करके दिखा दिया। इसी क्वेश्चन को हम फैक्टराइजेशन थ्योरम से करके देखते हैं तो इजीली आंसर आ जाएगा ये। और इनफैक्ट समेशन एक्साइज सफिशिएंट है तो एक्स बार भी सफिशिएंट होगा, इनसे डिवाइड करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो स्टिल इट विल बी सफिशिएंट एक्चुअली। ठीक है, तो अभी हमें डेफिनेशन देखा है कि हमारे पास कहाँ गया, ये डेफिनेशन है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल गिवन दैट एस्टिमेटर दैट डिस्ट्रीब्यूशन विल बी फ्री ऑफ द पैरामीटर, तो हम बोलेंगे वो सफिशिएंट है एक्चुअली। चलिए तो आगे बढ़ते हैं अब। मैं क्वेश्चंस करूंगा और उससे पहले देख लेते हैं फैक्टराइजेशन थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है। कोई बताओ क्या स्टेटमेंट है इसका। है ना, इससे पहले मैं अगर एक और चीज बताऊं तुम्हें, जैसे एग्जाम में इस तरह क्वेश्चन अक्सर पूछ लेता है कि जैसे अगर मैं क्वेश्चन लिखूं कि लेट x1, x2 बी अ रैंडम सैंपल फ्रॉम पॉइसन लैम्डा, मान लो ये है, तो आपसे पूछेगा देन which of the following is our sufficient estimator या sufficient statistics, है ना, इसलिए वर्ड यहाँ अक्सर statistics यूज होता है, अनबैस्ड एस्टिमेटर भी बोलते हैं ना, यहाँ statistics बोल देता है क्योंकि वो किसी पर्टिकुलर पैरामीटर पे स्ट्रिक्टली डिपेंड नहीं कर रहा, तो इसलिए मतलब पूरे डिस्ट्रीब्यूशन के रेस्पेक्ट में ये सफिशिएंट होता है। तो पहला ऑप्शन जैसे है x1 प्लस x2, दूसरा है x1 प्लस 2x2, तीसरा है कि 2x1 प्लस x2 एंड चौथा है हाफ x1 प्लस x2, या मैं हाफ हटाकर 2 भी कर दूं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। चलो ठीक है ना, बताओ क्या लगता है कौन कौन सा सफिशिएंट आएगा। सर ए और डी। जी, तो यहाँ जैसे क्या आएगा ए और डी आएगा, ठीक है। अब कैसे डिसाइड किया, तो या तो मैं प्रूफ डेफिनेशन से देख लो, तो अगर तुम फाइंड करोगे ये क्वांटिटी तुम फाइंड करके चाहे तो देख लेना, दिस डेफिनेशन बेस्ड x2 गिवन x1 प्लस x2 इज इक्वल टू सम t, मान लो ऐसा है, तो तुम ये जैसे मैंने भी फाइंड किया ना अभी पीछे बर्नौली के लिए, सेम वे अगर तुम ट्राई करके देखो, सो सिमिलर वे यू विल फाइंड दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ लैम्डा, ये आएगा। लेकिन दूसरा वाला ट्राई करके देखो वो नहीं आएगा, वो लैम्डा पे डिपेंड करेगा। दिस विल डिपेंड ऑन, तुम चाहो टी कुछ फिक्स कर ले अपनी मर्जी से, मतलब अभी चाहो चलो ठीक है अभी टी रहने दो, ये से कुछ सो है ना, टी मतलब चाहो तुम फिक्स कर सकते हो, टी को मान लो 2 रख दिया अपनी मर्जी से, 2 रख के देख लो तो आसान हो जाएगा शायद तुम्हारे लिए, क्योंकि इसका सपोर्ट क्या होता है पॉइजन का सपोर्ट क्या है 0 1 2 3 इस तरह से ना, तो 3 कितने टी के लिए ट्राई करो, टी मान लो 2 फिक्स कर दो अभी के लिए, तो 2 रख दो, तुम सोचोगे अच्छा तो सम 2 कब आ सकता है, जैसे कितने केस बनेंगे 1 0 0 1 दो ही केस बनेंगे ना, अगर 2 रख दिया हमने 2 तो एक मिनट सॉरी 1 1 वाला भी केस बनेगा, 3 केस हो गए ना, 1 1 हाँ 1 1, तो उस तरह से 1 रख के देख लो, टी को तुम 1 रख लो मान लो, फिर चेक करके देखो क्या ये डिपेंड करेगा, फ्री हो जाएगा। एटलीस्ट मैं इसके लिए बता रहा हूँ, ये कहीं ना कहीं फ्री नहीं होगा, तुम 2 रख के देख लेना यहाँ पे, सो दिस इज नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ लैम्डा, दिस विल डिपेंड ऑन लैम्डा, दिस डिपेंड्स ऑन लैम्डा, आप चेक करके देखो, आप ये फाइंड कर सकते हो, दिस विल डिपेंड ऑन लैम्डा, अगेन सेम थिंग, ये डिपेंड करेगा। अब ये ट्राई करके देख लो फोर्थ वाला, वो फ्री आएगा,
ऐसे ये सेमी रिड्यूस हो जाएगा ना, 2 को इधर भेज दो t/2, तो ऐसे सेमी रिड्यूस हो जाएगा वो पहले वाले में। दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ लैम्डा, से लैम्डा से इंडिपेंडेंट आएगा। सो आप इसको ट्राई करके देख सकते हो। टू रख के देख लेना, टी को 2 रख के चेक कर लो तुम चाहो तो, है ना। सो पता चल जाएगा आपको, और इन जनरल भी ट्राई कर सकते हो आप। तो एटलीस्ट जहां नॉट प्रूव करना है ना, जहां मतलब मान लो दिखाना है मुझे डिपेंड कर रहा है, तो आप यहाँ पे टी को 2 रख के दिखा दो डिपेंड कर रहा है, काफी है, एक एग्जांपल काफी है नो कहने के लिए, है ना। बाकी ये दोनों इन जनरल तुम प्रूफ कर रहे हो, तो ये इन जनरल जैसे मैंने पीछे किया उस तरह से प्रूफ करना पड़ेगा। बढ़िया अप्रोच है इस क्वेश्चन का, ठीक है ना। जैसे मैंने पीछे कैलकुलेट किया सेम वे में आप ट्राई करके देखो। यहाँ से क्या है, सम इसका क्या हो जाएगा, सम तो पॉइजन ही हो जाएगा, तो पिछले क्वेश्चन की तरह ही हो गया। यहाँ भी ऐसे ही इसको उधर भेज दो, पॉइजन ही हो जाएगा, तो फ्री ऑफ लैम्डा आ जाएगा एक्चुअली, ठीक है ना। मैं सॉल्व करके दिखाऊं, ये समझ आ रहा है आपको करना क्या है। जैसे ये क्वेश्चन हुआ है वैसे ही हो जाएगा, पहला फर्स्ट और फोर्थ पार्ट। सेकेंड पार्ट है तो एग्जाम्पल लेके भी कर, मतलब टी को तुम 2 रख के बस ये दिखा दो कि ये डिपेंड कर रहा है लैम्डा पे, तो सफिशिएंट नहीं होगा ये फिर, ठीक है ना। या 1 रख के टी को 1 भी रख सकते हो, तो उस तरीके से। चलो, सो फैक्टराइजेशन थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है, कोई बताओ, पहले ट्राई करो। T is sufficient for theta if and only if one period can be written in the form of g of t theta and h of x, where h of x is independent of theta and g of t theta is function of sample and values and theta. ठीक है, ठीक है ना। देखो तो डिस्क्रीट कॉन्टिन्यूअस का अलग क्या लिख देता, देखो ऐसा मान लो कि लेट x1 x2 है ना, दे आर अ रैंडम सैंपल, ठीक है, ऐसे लिख लो डायरेक्टली। तो आप अगर कॉन्टिन्यूअस है ज्वाइंट पीडीएफ लिखोगे, है ना। सो ज्वाइंट पीडीएफ क्या होगा, f of x1 x2 xn। तो इसको ज्वाइंट पीडीएफ जो है आपका, that you can write it in the form of, so एक होगा h of x1 x2 xn, इसमें कहीं थीटा नहीं होगा, है ना। तो यहाँ तुम चाहो तो इसमें थीटा बोल दो, यहाँ थीटा है ना, इस तरीके से। या कई बार ऐसा नोटेशन भी यूज किया जाता है, तो यहाँ थीटा लिख देगा, मीन्स थीटा इसमें इन्वॉल्व है, इसका ये मतलब है। और इनटू कोई दूसरा फंक्शन होगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो मैं ये नोटेशन यूज नहीं करता, ठीक है, यहाँ पे थीटा लिख देता हूँ कि थीटा इसके पीडीएफ में ऑलरेडी है ज्वाइंट में। सो यहाँ पे क्या होगा, g ऑफ, मैं इसको ऐसा लिखता हूँ थीटा कॉमा t, ऐसा होगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, या तो ये कॉन्टिन्यूअस है तो ऐसा होगा, डिस्क्रीट है तो कोई बात नहीं, डिस्क्रीट है तो प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू x1, x1 इज इक्वल टू x1, x2 इज इक्वल टू 2, इस तरह से xn इज इक्वल टू xn, इसके अंदर भी कहीं कहीं थीटा होगा। सो इसमें भी कहीं कहीं थीटा इन्वॉल्व होगा। So that you can write simply as a function of x1, x2, xn into g of theta comma t। मतलब ये एक डिस्क्रीट है तो ज्वाइंट, अब यही लाइक्लीहुड फंक्शन है ना, मतलब ज्वाइंट पीडीएफ इज लाइक्लीहुड फंक्शन, तो वो थीटा का फंक्शन होता है अलग ही। तो अभी ज्वाइंट पीडीएफ, ज्वाइंट पीएमएफ, तो ज्वाइंट पीडीएफ को आप प्रोडक्ट ऑफ 2 फंक्शंस लिखोगे जहां पे कोई थीटा नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, वेयर। सो if we can write joint PDF or PMF in the form, ये फॉर्म हो गया, where h x1 x2 xn
is a function of x1 x2 xn only this which is free of theta, जिसमें कोई थीटा नहीं है, मतलब कोई पैरामीटर नहीं है, एंड g of t कॉमा जो g थीटा t लिखा हुआ है, g of theta t is function of theta and t in which एक्चुअली जो g फंक्शन है वो x1 x2 xn से फ्री होगा अदर देन t, मतलब x1 x2 xn अगर g फंक्शन के अंदर है तो दैट विल बी ओनली थ्रू t ओनली, t के अलावा कोई एक्साइज नहीं होगा उसमें, मतलब t में जो एक्साइज है दैट्स ओके, बट एक्सेप्ट t के अलावा कोई एक्साइज उसमें नहीं होगा g फंक्शन में, और h में कोई थीटा नहीं होगा. सो इन विच x1 x2 xn are present through t only, ठीक है. तो मतलब जो हमारे पास g फंक्शन है उसमें थीटा होगा और एक्साइज होगा वो t में ही होगा, उसके अलावा नहीं होगा, t के अलावा कोई थीटा एक्स्ट्रा नहीं होगा, मतलब कोई एक्साइज एक्स्ट्रा नहीं होगा. सो देन वी से, अच्छा तो ये इफ एंड ओनली इफ होता है ना, सो राइट इफ एंड ओनली इफ t जो है दैट विल बी ऑब्वियसली अ फंक्शन ऑफ x1 x2 xn, जो t होगा इज सफिशिएंट एस्टिमेटर फॉर फैमिली ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, है ना, फॉर दैट डिस्ट्रीब्यूशन या फॉर दैट पैरामीटर और पैरामीटर थीटा ठीक है. इसका एग्जांपल देखें, तो अभी मैंने 2 एग्जांपल कंस्ट्रक्ट किए, उस पर ट्राई करते हैं, पॉइजन का और बर्नौली का. लिखने दीजिए सर. हाँ, तो क्वेश्चन जो भी सफिशिएंट एस्टिमेटर फाइंड करने का होगा हम यहां से फाइंड करेंगे. सर जी सफिशिएंट एस्टिमेटर अगर ये कंडीशन फॉलो हो रहा है सपोज, हाँ, तो इसको कॉन्वर्सली ये प्रूव किया जा सकता है जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी एट t given iota is not depends on theta. हाँ बिल्कुल, वो इसके इक्विवेलेंट ही है, तो प्रूव किया जा सकता है. अगर ऐसा है तो कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x1 x2 xn गिवन t इज फ्री ऑफ थीटा, और अगर वो वैसा है तो ऐसा होगा, ऐसा है तो वैसा होगा, ऑब्वियसली प्रूव किया जा सकता है. सही के बहुत बड़ा प्रूव होता है. प्रूफ यहाँ किया हुआ है वीके रोहतगी में, तुम चेक कर सकते हो, पेज नंबर 344. बहुत बड़ा प्रूफ नहीं, एक पेज का ही प्रूफ है, है ना, यू कैन चेक. तो यहाँ पे नहीं प्रूफ अगर देखना हो, क्योंकि मैं यहाँ पे प्रूफ से बचता हूँ, वही अगर मैं कहीं बीएससी एमएससी वालों को पढ़ा रहा हूँ कॉलेज में तो वहाँ प्रूफ कराऊंगा ही वहाँ पे, क्योंकि एकेडमिक में क्या होता है हमें वही बताना है उसके पीछे की स्टोरी, और वहाँ थ्योरेटिकली ही बताना है, वहाँ प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच थोड़ी होता है कॉलेज में. कॉलेज में सिखाना होता है, डेफिनेशन है, थ्योरम से सारे थ्योरम प्रूफ करना होता है, कॉलेज में तो करना ही होता है, लेकिन यहाँ पे हमारा प्रूफ पर्पस नहीं है. वहाँ तो एग्जाम में भी आते हैं बीएससी एमएससी में प्रूव दैट, है ना, वहाँ तो प्रूफ भी करना पड़ता है इस तरह से. डिस्ट्रीब्यूशन और पैरामीटर, अब डिस्ट्रीब्यूशन लिख सकते हैं फॉर, है ना, एस्टिमेटर फॉर फैमिली ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, बुक में लिखा रहेगा फैमिली ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, है ना. क्या लिखते हैं उसको, या तो बुक में तो ऐसे लिखते हैं लोग एफ थीटा, जहां थीटा बिलोंग्स टू पैरामीटर, इस तरह से, या मैं कह रहा हूं और पैरामीटर थीटा, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन के लिए है तो पैरामीटर के लिए भी होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है. सो ये एस्टिमेटर सफिशिएंट है उस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, तो ऑब्वियसली उस डिस्ट्रीब्यूशन में इन्वॉल्व है थीटा, सो दैट विल बी सफिशिएंट फॉर थीटा आल्सो, सफिशिएंट फॉर थीटा स्क्वायर आल्सो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. मैं इसको लिख के कुछ एग्जांपल से इसको वेरीफाई करते हैं. आपने जो कहा जो ये t जो है
हाँ x1 और x2 उसमें ही होगा। हाँ, मतलब इसमें अभी एग्जांपल समझाता हूँ। g में सिर्फ थीटा है, t है, कोई थीटा और t के अलावा कोई xi नहीं है। हाँ, तो t तो गिवन दिया होगा ना सर? नहीं नहीं, t हमें डिसाइड करना है। देखो एग्जांपल 1, अरे टी निकाल देना। जैसे देखो पहला क्वेश्चन है कि लेट x1, x2 अप टू xn। हमने एक क्वेश्चन किया था ना अभी, अप्रूव जो किया है बर्नौली वाला। सो मान लो रैंडम सैंपल है, आईआईडी का मतलब रैंडम सैंपल, तो रैंडम सैंपल फ्रॉम बर्नौली थीटा, तो लिख लो बाइनोमियल 1, थीटा या 1, p, मर्जी है तुम्हारी, ठीक है ना। सो p लिख लो, मैंने पहले p लिखे थे। सो बाइनोमियल 1, p। तो अब यहाँ पे क्या करते हैं, इसका ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन निकालते हैं। देखो तो जो ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी x1 इज इक्वल टू x1, x2 इज इक्वल टू x2, xn इज इक्वल टू xn, तो ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन प्रोडक्ट हो जाएगा। तो x1 इज इक्वल टू x1, x2 इज इक्वल टू x2 और xn इज इक्वल टू xn। और ये हो गया p की पावर x1 1 माइनस p की पावर 1 माइनस x1, ऐसे ही चलता रहेगा सबका। p की पावर x2 1 माइनस p की पावर 1 माइनस x2, क्योंकि बर्नौली का पीएमएफ ये होता है ना, इसीलिए p की पावर x 1 माइनस p की पावर 1 माइनस x कैन टेक 0 1। इसी को हम वैसा भी लिख रहे थे, p जब x 0 है, नहीं 1 है, और 1 माइनस p जब x 0 है, ये भी लिख सकते हो तुम, कोई दिक्कत नहीं। तो चलता रहेगा p की पावर xn एंड 1 माइनस p की पावर 1 माइनस xn। इसको कंबाइन कर दो आप, जब कंबाइन करोगे तो ये आपको कुछ ऐसा बन गया। देखो p की पावर समेशन xi, मैं स्मॉल में लिख रहा हूँ तो कोई बात नहीं, स्मॉल xi स्मॉल लेटर में, और 1 माइनस p, सारे पावर ऐड कर लो तो n माइनस समेशन xi। ठीक है, अब इसको ट्राई करो लिखने का जो हमने वहां लिखा था। तो इसको मैं क्या करता हूँ, ये p की पावर समेशन xi है और 1 माइनस p की पावर n अपॉन में लिख सकता हूँ 1 माइनस p की पावर समेशन xi। समझो, तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, सो इक्वल टू p अपॉन 1 माइनस p, इस पूरे की पावर जो है समेशन xi है, ठीक है, और इन टू 1 माइनस p की पावर n हो गया। अब आप ट्राई करो उस फॉर्म में लिखने का। अगर मैं उस फॉर्म में लिखता हूं जो वहां लिखा था, तो मुझे इसको लिखना है कैसा, सो आई हैव टू राइट इट समथिंग लाइक h x1 x2 xn टाइम g थीटा। तो थीटा यहाँ मेरा p है, p कॉमा t। तो आप खुद ही बताओ यहाँ पे क्या है मेरे पास, वेयर h फंक्शन क्या है हमारे पास, सो h आपको देखना है कि वैसा फंक्शन जो सिर्फ xi का फंक्शन हो, तो अलग से कुछ तो है नहीं, तो या तो 1 इधर लगा लो, इधर लगा दो, g जस्ट, तो ये 1 के इक्वल हो गया, ठीक है। और मेरा t किसके इक्वल होगा, समेशन xi है ना, सो t इज हियर समेशन xi। तो मैं कैपिटल उसमें लिख देता हूँ क्योंकि कैपिटल का फंक्शन लिखते हैं एस्टिमेटर, या स्मॉल xi भी लिख सकते हो, ऑब्जर्व्ड वैल्यू है तो। सो i फ्रॉम 1 to n ऐसा बोल दो, या स्मॉल लिखना कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से आया। तो एस्टिमेटर क्या होगा, तो एस्टिमेटर जो कैपिटल में लिखेंगे हम लोग, ये ऑब्जर्व्ड वैल्यू के लिए स्मॉल xi यूज करते हैं। तो इसका मतलब है कि ये जो है ना, मैं कैपिटल में लिखता हूँ, दिस इज सफिशिएंट एस्टिमेटर। अच्छा तुम देख लो, पहले g थीटा लिख देता हूँ मैं ना, तो यहाँ पे जो हमारा g है, g ऑफ p कॉमा t, ये समझो। सो इसमें क्या था कि लाइक p होगा और t होगा, xi विल बी अवेलेबल थ्रू t ओनली, xi विल बी अवेलेबल थ्रू t ओनली। इसका मतलब है कि पूरी वैल्यू ही आ जाएगी फिर तो, है ना। ये पूरी वैल्यू आ जाएगी क्योंकि जो भी होगा p g फंक्शन में ही होगा, मतलब जो पैरामीटर होगा वो g फंक्शन में ही होगा, सारे पैरामीटर्स। सो इधर पैरामीटर तो आ नहीं सकता है, तो g में ही होगा। कई बार इसको भी अलग लिख सकते हैं, g1 g2 भी कर सकते हैं, लिखा नहीं, जनरलाइज फॉर्म है कि g1 हो सकता है, दूसरा g2 हो सकता है, थीटा कॉमा t1 t2, तो इसको आगे लिखाऊंगा, तो उस केस में जॉइंटली सफिशिएंट होता है ना। तो
उस केस में जॉइंटली सफिशिएंट आएगा। ठीक है, तो यहां से सर जी इसको 1 माइनस पी टू दी पावर n का जीपीटी रूप में क्यों लिया गया? 1 माइनस p टू दी पावर n को g ऑफ t फंक्शन में क्यों लिया गया? क्योंकि मुझे p को एक साथ लाना है, जो भी p का फंक्शन उसको एक साथ लाना है। तो n भी हो सकता है। हाँ, तो n तो नंबर है ना, n तो फिक्स कोई नंबर होगा, सैंपल साइज है, तो n तो कोई कांस्टेंट है। हाँ, n तो मैं सोच रहा था कि वो पहला वाला ही होगा, p by 1 माइनस अपन वो होगा। नहीं, तो ये अगर g में तुम ये ले लोगे तो ये तो फिर h में तुम्हारा चला गया, h तो फ्री ऑफ पैरामीटर होना चाहिए, तो h शुड बी फ्री ऑफ पैरामीटर, तो h फ्री ऑफ पैरामीटर तो तब होगा ना उसमें p नहीं आना चाहिए, तो इसके लिए कुछ है ही नहीं, तो ऑप्शन 1 ही है जस्ट, और कोई एक्सरसाइज अलग आया ही नहीं। ठीक है, तो यहां से ये पता चल गया दिस इज सफिशिएंट एस्टिमेटर, सफिशिएंट एस्टिमेटर फॉर p। अच्छा, अगर मैं लिखता हूं कि समेशन एक्सरसाइज सफिशिएंट एस्टिमेटर ऑफ p स्क्वायर, तो सही होगा गलत होगा? सर सही होगा। तब भी सही होगा, ठीक है ना। तो यहाँ बच्चे कंफ्यूज होते हैं, अगर मैं ये लिख दूं कि है ना ऑल्सो फॉर p स्क्वायर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि p का कोई मीन लेने का चक्कर है नहीं कि p स्क्वायर आना चाहिए p, यहाँ पे पूरी फैमिली ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के लिए सफिशिएंट है, तो पैरामीटर का कोई भी फंक्शन लो उसके लिए सफिशिएंट ही रहेगा, तो p के लिए भी सफिशिएंट है, p स्क्वायर के लिए भी सफिशिएंट है, p q के लिए भी सफिशिएंट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि फ्री ऑफ p वहाँ फ्री ऑफ थीटा था, फ्री ऑफ थीटा स्क्वायर, फ्री ऑफ थीटा क्यूब, क्या ही फर्क पड़ता है। है ना, तो ये कोई वैसा नहीं है, तो एस्टिमेटर फॉर कहाँ है ना, सफिशिएंट एस्टिमेटर फॉर p लिखो या फॉर p स्क्वायर या फॉर एनी फंक्शन ऑफ p, नो प्रॉब्लम। तो ये तो आ गया आपका फैक्टराइजेशन थ्योरम यूज किया हमने बर्नौली में। पॉइसन में देखो, पॉइसन का लेंगे अगर तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे है कि लेट x1, x2 up to xn be a random sample from Poisson theta या Poisson lambda, तो ज्वाइंट यहाँ पे निकालोगे आप x1 इज इक्वल टू x1, x2 इज इक्वल टू x2 एंड xn इज इक्वल टू xn, तो ये कितना आ जाएगा? सर e की पावर माइनस n लैम्डा, लैम्डा की पावर समेशन xi अपॉन, हाँ, तो जैसे इसको तो ऐसा लिख सकते हैं ना x1 इज इक्वल टू x1, तो आगे मैं थोड़ा सा शॉर्ट नोटेशन लिखूंगा जी। जो भी पिछला क्वेश्चन आपने कराया है उसमें k अपॉन 1 माइनस k होल टू द पावर समेशन xi है, तो यहाँ पे t में तो पैरामीटर है, तो ये समेशन xi को सफिशिएंट स्टैटिस्टिक कैसे कंसीडर कीजिए, समझ नहीं आ रहा। ये क्या है, फंक्शन ऑफ p एंड t है ना, तो इसमें आपको क्या क्या दिख रहा है, इसमें इस फंक्शन में यहाँ पे लिखा हुआ देखो यहाँ ध्यान से, तो आप t क्या कंसीडर करना चाहते हो, यहाँ पे t हमारा एस्टिमेटर है, मतलब x1 x2 x स्टैटिस्टिक्स है एक, जिसमें x1 x2 xn हो सकता है, तो आप क्या कंसीडर करना चाहते हो, इसके अलावा आप क्या लोगे? हाँ, वो x1 x2 xn का ही फंक्शन है, उसके अलावा p नहीं आ सकता कभी भी t में। एस्टिमेटेड या स्टैटिस्टिक्स का डेफिनेशन ही है कि वो खुद फ्री ऑफ पैरामीटर होगा, तो t में कभी p तो आ नहीं सकता, तो फंक्शन ऑफ p और t, तो मुझे t ऐसा लेना है जहां पे x1 x2 xn ही हो बस, और कुछ p ना आए उसमें, तो ये हो गया, ये प्रोडक्ट ऑफ है ना xi लिख लो ऐसा, तो अच्छा कॉमन डिस्ट्रीब्यूशन है ना इसका, तो सब तो IID है, तो प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू ऐसा लिख लो xi i फ्रॉम 1 to n, आगे से मैं ये यूज करूंगा नोटेशन, तो 1 to n, और इसका क्या होता है e की पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा की पावर xi अपॉन xi फैक्टोरियल, ये ना, ये अलग अलग लिख के बात वही मल्टीप्लाई कर लो एंड में, क्या ही दिक्कत है। सो इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करो तो आपको मिलेगा, तो ये देखो क्या हो रहा है, प्रोडक्ट है, i1 रखोगे ये लिखेंगे इंटू i2 इंटू i3, सो e की पावर माइनस क्या आएगा, तो यहां से आ जाएगा एक्चुअली
ठीक है ना, मल्टीप्लाई करो e की पावर n लैम्डा, फिर लैम्डा की पावर आपके पास आएगी लैम्डा की पावर समेशन xi, क्योंकि लैम्डा की पावर x1 इंटू लैम्डा की पावर x2 इंटू लैम्डा की पावर x3 चलता रहेगा, सम हो जाएगा। तो i फ्रॉम 1 to n अपॉन प्रोडक्ट ऑफ xi फैक्टोरियल i फ्रॉम 1 to n। तो ये आ गया। अब जो होगा हमारे पास सर 1 बाय प्रोडक्ट वाले को hx बना देंगे। सो अब यहाँ पे हाँ ये देख लो, दिस x1 x2 xn इंटू जी ऑफ थीटा t, मतलब लैम्डा t यहाँ पे लैम्डा t। अब आप देखो यहाँ पे क्या कैसे कंस्ट्रक्ट करोगे। सो आप इसको इक्वल रखना है उसके। सो h तो आपको दिख रहा है यहाँ पे कि x1 x2 xn जो है वो आपके पास आ जाएगा, है ना। तो 1 अपॉन प्रोडक्ट वाला ले लो, ठीक है, xi i फ्रॉम 1 to n, ये आ गया फैक्टोरियल है इसका, तो xi फैक्टोरियल, और g थीटा कॉमा t मतलब लैम्डा कॉमा t, यहाँ पैरामीटर लैम्डा है। तो वैसे फंक्शन हो जहाँ लैम्डा हो और xi सिर्फ t के थ्रू अवेलेबल हो, तो ये हो गया e की पावर माइनस n लैम्डा, लैम्डा की पावर समेशन xi i फ्रॉम 1 to n, यही है। तो अब देखो आप t क्या कंसीडर करना चाहोगे, तो इसमें लैम्डा और t होगा, t वैसा होगा जो t में सिर्फ x1 x2 xn ही हो सकता है, तो वो भी समेशन xi ही होगा। सो है ना, सो ये हो गया। सो दिस इज सफिशिएंट एस्टिमेटर फॉर थीटा या फॉर लैम्डा और द फैमिली ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, और फॉर दिस फैमिली ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये इस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए या इस पैरामीटर के लिए सफिशिएंट एस्टिमेटर है, सफिशिएंट एस्टिमेटर हो गई। यस, तो ये है ना, तुम भी लिख सकते हो दिस इज सफिशिएंट फॉर लैम्डा स्क्वायर। अब क्वेश्चन ये होता है टी स्क्वायर कब सफिशिएंट होगा, यहाँ पे ये जरूरत पड़ती है ना। तो वैसे टी स्क्वायर नहीं कर सकते डायरेक्टली, वहां सोचना पड़ेगा आपको। पैरामीटर में कोई भी फंक्शन ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि सफिशिएंट पूरे फैमिली ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के लिए है, तो हर पैरामीटर के लिए उसका कोई फंक्शन के लिए होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि टी अगर सफिशिएंट है तो फंक्शन ऑफ टी सफिशिएंट कब होगा, है ना। तो इसके लिए आता है इनवेरिएंस प्रॉपर्टी कि लाइक, है ना, इनवेरिएंस प्रॉपर्टी ऑफ सफिशिएंट एस्टिमेटर, इनवेरिएंस प्रॉपर्टी ऑफ सफिशिएंट एस्टिमेटर। इसमें क्या होता है कि मान लो लेट x1 x2 xn be a random sample from distribution, या from ले लो ना distribution with parameter theta ना, इसका CDF है उस distribution का, and if t is sufficient estimator for distribution f theta x and g is 1 function, ठीक है ना, 1 function, so on the support of at least, है ना, support of distribution होगा 1 function so on the support of population, ठीक है ना, then 1 फंक्शन होगा, then जो g of t होगा that is also sufficient estimator for, है ना, थीटा या फैमिली ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन f थीटा, for f थीटा लिख लो। so for family of distribution this, फॉर फैमिली ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एफ थीटा एक्स, या फॉर पैरामीटर थीटा आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। सर वो 1 होना चाहिए उस सपोर्ट में या पूरे रियल नंबर? नहीं, सपोर्ट ऑफ एक्स आई पे है तो काम चल जाएगा। सर
केवल 1 1 फंक्शन हो गया या 1 1 एंड ऑन टू दोनों होगा? नहीं 1 1 काफी है, ऑन टू का जरूरत नहीं है। सर फिर इन्वर्टिबल फंक्शन क्या होता है? तो यहाँ इन्वर्टिबल की क्या जरूरत है, आपको जरूरत है? हाँ इन्वर्टिबल फंक्शन है, बाइजेक्टिव होना चाहिए, 1 1 ऑन टू दोनों होना चाहिए, लेकिन सर यानी कि समेशन एक्स स्क्वायर पॉइजन के केस में लैम्ब्डा स्क्वायर का सफिशिएंट एस्टिमेट हो जाएगा। यस। सर हाँ जैसे बुक करने के लिए इसमें क्या वो फैक्टराइजेशन दोनों जी और टी के ऊपर लगा देंगे या वो पहला वाला डेफिनेशन जो आप लिखा है उसमें सब उसमें फाइंड करेंगे? अच्छा, तो यहाँ पे अगर इसको तुम प्रूफ करने के लिए सोचोगे तो t का फंक्शन आएगा, तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन गिवन gt, हाँ तो कोई प्रॉब्लम वैसे हो जाएगा ना, गिवन t बराबर वहाँ पे t था तो यहाँ गिवन gt बराबर सम ले लो, मान लो फॉर एग्जाम्पल k, तो t की वैल्यू ऐसा कुछ आ जाएगी, है ना, तो gt बराबर k लिखो तो t की वैल्यू वहाँ से निकल आएगी ना कुछ, तो तब भी वो फ्री ऑफ पैरामीटर थीटा रहेगा। तो 1 1 क्यों लिया है, क्योंकि वो यूनिकली इन्वर्स एग्जिस्ट करे। सो एक्चुअली gt बराबर मान लो k है तो t बराबर g इनवर्स k हो जाएगा, इनवर्स इमेज ऑफ k, तो ये उसी डेफिनेशन में वापस आ जाएगा। सब प्रूफ तो इजी है एक्चुअली। अंदर ऑपरेट करने के लिए ना क्या था डेफिनेशन, क्या था, f ऑफ x1 x2 xn, तुम्हें यही प्रूव करना है दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ क्या, पैरामीटर थीटा, ये ना। तो यहां से तुम इसको सिंप्लीफाई करके क्या लिख सकते हो, ऐसा लिख सकते हो, तो वो तो क्या ये पहले डेफिनेशन का इक्विवेलेंट नहीं आ गया, जो शुरू में डेफिनेशन लिखा था उसी का इक्विवेलेंट आ गया। तो अगर ये फ्री ऑफ थीटा कब होगा, टी ये है क्योंकि टी मुझे बता रखा है सफिशिएंट है, सो टी बराबर सम कांस्टेंट है, सो दैट कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन इज फ्री ऑफ थीटा, ये बता ही रखा है, तो उसी से ये भी आ जाएगा। तो 1 1 क्यों चाहिए, ताकि यूनिकली वैल्यू एग्जिस्ट करे, ताकि यहाँ से है ना इनवर्स यूनिकली एग्जिस्ट करे। ऑन टू इसलिए यहाँ पर नहीं जरूरत पड़ती है क्योंकि ऑन टू में क्या होता है कि कोई भी फंक्शन आप कोडोमेन को रेंज के इक्वल मान लो तो ऑन टू हो ही जाता है। तो 1 1 है, ऑन टू बनाना है किसी को तो कोडोमेन वाला रेंज ले लो, तो हमें कोडोमेन नहीं दिया क्वेश्चन में, तो ऐसे इन जनरल ये लोग जो लिखते हैं ना बुक्स में, जो फॉरेन ऑथर वाले, उनका 1 1 ऑन टू भी होता है एक्चुअली, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों, क्योंकि वो रेंज कोडोमेन को सेम मान के चलते हैं। ठीक है जी, तो ये तो हो गया। इस पे एग्जांपल हमारा लिखूं मैं, अगर देखो एग्जांपल के लिए तो एक क्वेश्चन ये है कि लेट x1 x2 xn be a random sample for या फ्रॉम नॉर्मल म्यू सिग्मा स्क्वायर, मान लो ये है, ठीक है, नॉर्मल म्यू कॉमा सिग्मा स्क्वायर दे दिया, या अभी चलो सिग्मा स्क्वायर को मैं फिक्स कर देता हूँ, फॉर एग्जांपल म्यू कॉमा 1 दे दिया, ठीक। तो ऑप्शन ए है कि समेशन xi I फ्रॉम 1 to n, दिस इज सफिशिएंट फॉर म्यू। ऑप्शन बी x बार इज सफिशिएंट एस्टिमेटर, ठीक है ना, एस्टिमेटर नहीं लिख रहा हूं मैं, सफिशिएंट एस्टिमेटर फॉर म्यू। ऑप्शन बी x बार स्क्वायर इज सफिशिएंट एस्टिमेटर फॉर म्यू स्क्वायर। ऑप्शन सी x बार स्क्वायर इज सफिशिएंट फॉर म्यू। एंड चलो एक और लिख देता हूं मैं,
सिर्फ ए बी। चेक करके बताओ बाकी लोग। ए बी और सी। समेशन एक्स आई होगा ए बी सी डी है ना, तो ए बी सी डी ई क्या है? अच्छा म्यू स्क्वायर के लिए हाँ सर ए बी ई ठीक है ना। तो इसको आप ट्राई करके देखो डेफिनेशन से। तो हाँ सर ठीक है ना, तो ये सफिशिएंट है, तो ये तो होगा ही। और ये है तो मैंने कहा पैरामीटर है, उसके फंक्शंस में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब एक्स बार स्क्वायर जो है, तो एक्स स्क्वायर यहाँ पे सपोर्ट क्या नॉर्मल का पूरा रियल नंबर है एक्चुअली। तो रियल नंबर पे एक्स स्क्वायर फंक्शन जो है 1 फंक्शन नहीं होता है ना। तो इसीलिए हालांकि ये नहीं होगा, इसको प्रूव किया जा सकता है डेफिनेशन से, है ना। एक्स बार बराबर के होगा तो उससे फिर 2 वैल्यू आ जाएगी उसके करस्पॉन्डिंग एक्स बार की ना, तो इसीलिए नहीं होगा। स्क्वायर है ना इसमें हाँ, तो ये 1 नहीं होगा, इसलिए सफिशिएंट नहीं होगा। तो डेफिनेशन कहीं कहीं फेल कर जाएगा यहाँ पे। सब पीडीएफ अप्रोच से भी प्रूव हो सकता है। क्या क्या? पीडीएफ अप्रोच से। पीडीएफ अप्रोच से क्या? डेफिनेशन से? हाँ। तो डेफिनेशन तुम क्यों इतना टाइम किल करोगे इसमें डेफिनेशन लगा के? सर वो तो वैसे भी जनरली डिस्क्रीट में ही टाइप लगाया जाता है, क्योंकि यहाँ पे उतना टाइम तुम्हारे पास थोड़ी एक कंडीशनल पीडीएफ निकालोगे, इतना तो घंटों लगेगा, दिनों लग जाएगा करने में। तो इसीलिए फैक्टराइजेशन थ्योरम है कि हमें एक्चुअली हाँ एक्वेशन थ्योरम भी बोल रहा था सर। अच्छा अच्छा वो पीडीएफ हाँ, यही लगा के देखो, ज्वाइंट पीडीएफ निकालना है। तो ज्वाइंट पीडीएफ म्यू के टर्म में आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा? प्रोडक्ट ऑफ एफ एक्स आईज आई फ्रॉम 1 to n, सो आई फ्रॉम 1 to n, और इसका क्या होता है 1/√2 पाई ई की पावर माइनस, है ना, सिग्मा, मतलब 1 दे दिया ना सिग्मा, तो ई की पावर माइनस हाफ एक्स आई माइनस म्यू का होल स्क्वायर, क्योंकि सिग्मा तो 1 है। सिंप्लीफाई कर लो इसको, है ना। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/√2 का एक पावर n आ जाएगा और फिर हाँ, इसका पावर है ना n हो जाएगा, और ई की पावर माइनस समेसन में एक्स आई माइनस म्यू का होल स्क्वायर आ जाएगा ना। तो इसको अब ब्रेक कर लो आप। तो इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, तो ये आपका आ जाएगा ठीक है। इसको खोल लो, a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा के आप ब्रेक कर सकते हो ऐसे। तो इसको समहाउ वही ब्रेक करना आपको कोशिश करना है। किस फॉर्म में लिखना है? एच एक्स इंटू, है ना। तो इसको आप ब्रेक करेंगे तो लाइक अगर मैं लिखूं इसको आगे, तो मैं ये लिखना है कि एच ऑफ x1 x2 xn इंटू जी ऑफ म्यू कॉमा टी। लेकिन पहले उसको ओपन कर लो आप। तो ओपन करेंगे तो यहां से आएगा, ठीक है ना, e की पावर ऐसा लिख दो एक्सपोनेंशियल। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 भी डायरेक्टली कर देता हूँ। तो ये आ जाएगा माइनस, तो बाहर रहने दो, चलो ठीक है, e की पावर माइनस और समेसन एक्स आई स्क्वायर प्लस में n म्यू स्क्वायर माइनस 2ab, सो 2 म्यू समेसन एक्स आई। ठीक है जी, तो ये आ जाएगा। तो
तो इसको तो आप उसमें लिख सकते हैं, है ना। ठीक है, चलो अब आगे इसको ब्रेक कर लो। तो ब्रेक करोगे तो आ जाएगा 1/√2π, इस पूरे की पावर n है, e की पावर माइनस समेशन एक्स आई e की पावर n म्यू स्क्वायर माइनस में हाफ किधर गया? अच्छा हाफ छोड़ दिया क्या? माइनस, हाँ यहाँ भी छूट गया, हाँ वो मैंने छोड़ दिया। तो यहाँ पे माइनस हाफ, ठीक है ना। तो यहाँ पे माइनस हाफ, यहाँ पे 2 आ जाएगा। सो हाफ n म्यू स्क्वायर, हाफ n म्यू स्क्वायर हो जाएगा। सो आगे समेशन एक्स आई स्क्वायर होगा। हाँ ये वाला ये मिस हो गया, हाँ। और देख लीजिए 2 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा म्यू समेशन एक्स आई, है ना। तो म्यू समेशन एक्स आई है, तो आप इसको चाहो तो एक्स बार भी लिख सकते हो, एन एक्स बार, तो आपकी मर्जी है, एक्स बार के टर्म में लिखना है या एक्स आई के टर्म में लिखना है, ठीक है। सो अब आप इसको ध्यान से देखो, तो यहाँ पे क्या है कि अगर मैं लिख रहा हूँ एच एक्स आई, तो यहाँ पे क्या है, ये जो एच फंक्शन है जो मैं लिख रहा था यहाँ पे, सो एच जो मेरा बन के आएगा x1 x2 xn, वो क्या है 1/√2π, ठीक। इसकी पावर n, x का फंक्शन अलग कर लो, e की पावर माइनस हाफ समेशन एक्स आई स्क्वायर, ये हो गया। अब बाकी बचा आपका g म्यू कॉमा t, तो ये वाला आ जाएगा e की पावर माइनस हाफ n म्यू स्क्वायर इंटू e की पावर म्यू समेशन एक्स आई। तो यहाँ से आपको समझ आ रहा है ओके t की वैल्यू क्या है, तो यहाँ से t हमारा क्या आपको देखना है x1 x2 xi का कौन सा फंक्शन है, इसके अलावा कोई xi नहीं होना चाहिए g में। g में जो भी x1 x2 xn होगा t के थ्रू ही अवेलेबल होगा, तो वो उसको नाम t दे दो, तो t यहाँ समेशन xi हो गया, है ना। इसको चाहो तो nx बार भी लिख सकते हो आप। सो ये सफिशिएंट एस्टिमेटर हो गया, सफिशिएंट एस्टिमेटर फॉर थीटा, तो यहाँ पे म्यू है तो म्यू फॉर म्यू, ठीक है ना, सफिशिएंट एस्टिमेट फॉर म्यू। तो x बार भी हो जाएगा ऑब्वियसली, ठीक है ना, क्योंकि n x बार कर देंगे तो, या ये समझ लो कि x बार जो 1 फंक्शन है समेशन एक्स आई का, लेकिन x बार स्क्वायर नहीं है, इसीलिए यहाँ पे ट्रू नहीं होगा, अदरवाइज प्रूव करना पड़ेगा हमें, ठीक है ना। थ्योरम तो गारंटी नहीं दे रहा है, बट प्रूफ कर सकते हैं। तो ये रिजल्ट में बता देता हूँ कि x बार स्क्वायर सफिशिएंट नहीं होगा। सर ये डी वाला ऑप्शन कैसे सही है, मतलब ये लास्ट वाला ऑप्शन कैसे सही है सर? तुम सही से, तुम डेफिनेशन सही से देखे ही नहीं, हैं? x बार म्यू स्क्वायर के लिए कैसे हो जाएगा? तो ये म्यू स्क्वायर से क्या इफेक्ट पड़ रहा है, तुम ये बताओ, डेफिनेशन बताओ इसका। इस लाइन का डेफिनेशन क्या है? अगर मैं डेफिनेशन से आऊँ सफिशिएंसी का, तो क्या डेफिनेशन है, याद है तुम्हें? टी सफिशिएंट एस्टिमेटर म्यू के लिए है, तो डेफिनेशन क्या रहेगा, और टी सफिशिएंट है म्यू स्क्वायर के लिए, तो डेफिनेशन क्या रहेगा? याद करो, डेफिनेशन याद करो। तुम डेफिनेशन याद करो, मैं कुछ और लिख रहा हूँ। तो ये जो थीटा ऐसा कुछ था। ये भी एग्जाम में एक बार ये ऑप्शन आ चुका है, उसमें 4 ऑप्शन, एक ऑप्शन ये था, तो जिनको कई बार याद नहीं रहता ना, तो कि ये जो है ना पूरा सैंपल है, दिस इज ऑलवेज सफिशिएंट फॉर एनी डिस्ट्रीब्यूशन। अरे भाई जो डेफिनेशन था सफिशिएंसी का ये था कि कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x1 x2 xn गिवन t शुड बी फ्री ऑफ पैरामीटर। तो चाहे वो थीटा से फ्री हो, तो क्या वो थीटा स्क्वायर से फ्री नहीं होगा? तो फिर इसीलिए जी भी सही है, लास्ट वाला इसलिए सही है ये ऑप्शन। अगर यहाँ मैं साइन म्यू लिख दूं तब भी दिक्कत नहीं है, यहाँ कॉस म्यू लिख दूं तब भी कोई दिक्कत नहीं है। डेफिनेशन कहता है कि जो कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन वो पैरामीटर से फ्री होना चाहिए, तो पैरामीटर वो म्यू रहे, चाहे म्यू स्क्वायर हो, म्यू क्यू हो, म्यू की पावर 4 हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ तुम्हें मीन थोड़ी निकालना है कि मीन म्यू आना चाहिए, म्यू स्क्वायर आना चाहिए, यहाँ तो बस यही है ना कि डिस्ट्रीब्यूशन म्यू से फ्री होने चाहिए। अब म्यू की जगह म्यू स्क्वायर है, चाहे म्यू क्यू है, क्या ही फर्क पड़ रहा है, वो म्यू स्क्वायर से भी फ्री है, वो तो म्यू की पावर 3 से भी फ्री है, म्यू की पावर 4 से भी फ्री है वो, तो इसीलिए इन सब के लिए सफिशिएंट रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है।
इनफैक्ट पूरा फैमिली ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के लिए फ्री है, पैरामीटर तुम कुछ भी कंसिडर कर लो, कोई भी फंक्शन ले लो, तो इधर कोई फंक्शन लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ तुम कोई फंक्शन लोगे तो वो 1 1 होना चाहिए, ये है। तो यहाँ पैरामीटर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं बोल रहा हूँ सफिशिएंसी में पैरामीटर इंपॉर्टेंट नहीं है, डिस्ट्रीब्यूशन इंपॉर्टेंट है, ये चीज है। ठीक है जी। सो ये तो हो गया तुम्हारा कुछ एग्जांपल। कुछ क्वेश्चंस और देख लो अगर क्वेश्चंस करने हैं। लिखो एक क्वेश्चन लिखो। सो मान लो जो नंबर लेफ्ट, मान लो ये डिस्ट्रीब्यूशन तुम्हारा है, तो बताओ जरा क्या होगा। समेशन एक्स आई हो जाएगा। हाँ अच्छा, मैं कहाँ एक एग्जाम्पल देख रहा था, और यहाँ समेशन एक्स आई एक्स बार ही आ जाएगा ना, वही आ जाएगा, कुछ नया तो आएगा नहीं। तो यहाँ पे सिंपली, तो इसमें कुछ नया तो आएगा नहीं ना, तो यहाँ पे मतलब एक्स बार जो है एक्स समेशन एक्स आई है, दे आर सफिशिएंट एस्टिमेटर, ये तो ठीक है। हाँ इसमें एक्चुअली क्या होता है, अगर मैं ऐसा लिखना चाह रहा था, मान लो कोई डिस्ट्रीब्यूशन है, तुम अगर ऐसे भी लिख सकते हो ना इसको। सो मान लो ऑप्शन ए है तुम्हारे पास, जैसे अभी लिखा समेशन एक्स आई, ठीक है, तो समेशन एक्स आई है। ऑप्शन बी अगर लिख देता हूँ x1 कॉमा समेशन एक्स आई आई फ्रॉम 2 to n। ऑप्शन सी है x1 प्लस x2 समेशन एक्स आई आई फ्रॉम 3 to n। और ऑप्शन डी है मान लो x1 से लेके, है ना, मान लो xn-1 और xn। बताओ ये सब सफिशिएंट होगा कि नहीं होगा? सारे सही है सर। सारे सही है। ठीक है ना। तो यहाँ पे एक्चुअली क्या है उसको मैं थोड़ा जनरलाइज कर देता हूँ, तो सारे सही हो जाएंगे बिकॉज आप वैसा लिख पाओगे एक्चुअली। तो यहाँ पे जो ज्वाइंट पीडीएफ आएगा x1 x2 xn, एक बार आप लिखोगे h ऑफ x1 x2 xn g ऑफ थीटा t। अगर ऐसा लिखा तो वो सिंपली आपका t आ जाएगा समेशन एक्स आई। यू कैन फर्दर राइट इट, h तो ऐसे ही रहेगा, आप आगे लिख सकते हो g ऑफ थीटा t1 इंटू जी ऑफ, मान लो g1 बोल दो, इसको g2 बोल दो, थीटा t2। तो ये t1 और t2 अब अगर ऐसा लिख देते हो तो यहाँ से ये आया कि t1 t इज सफिशिएंट एस्टिमेटर। फैक्टराइजेशन थ्योरम ही यूज हो रहा है, t इज सफिशिएंट एस्टिमेटर। अगर ऐसा आप लिखते हो तो इसका मतलब हो गया t1 कॉमा t2, इसको बोलते हैं जॉइंटली सफिशिएंट। अकेला नहीं होगा, जॉइंटली सफिशिएंट बोल, क्योंकि मोर देन वन है ना, तो जॉइंटली सफिशिएंट होगा। अगर फर्दर आप इसको ऐसा लिखते हो x1 x2 xn, मान लो g1 फंक्शन थीटा कॉमा t1, फिर g2 है ना थीटा कॉमा t2 एंड सो ऑन, मान लो फॉर एग्जांपल gk थीटा कॉमा tk। सो यहाँ पे जो आपका एक एस्टिमेटर का मतलब एंड k टपल आएगा t1 t2 tk, है ना, दिस इज ऑल्सो जॉइंटली सफिशिएंट। तो आपको बस देखना क्या है कि जब आप जॉइंट पीडीएफ लिख रहे हो, क्या ये दोनों सेपरेटली आप जनरेट कर सकते हो इस तरीके से कि थीटा t1 के साथ एक फंक्शन हो जाए, थीटा t2 के साथ दूसरा फंक्शन हो जाए, इस तरीके से। होल सैंपल तो होता ही है ना, अगर मैं अगला लास्ट लिख देता ई वाला, तो होल सैंपल तो होगा ही हमेशा, x1 x2 xn, तो ये तो हमेशा सफिशिएंट रहता है। ये मैं लिख के दिखाऊं, ये समझ आया आप लोगों को करना क्या है। जैसे आप लिखोगे तो उसको ब्रेक करना है दो फंक्शन प्रोडक्ट में, तो एक में t1 की जगह ये आ जाए
T2 की जगह वो आ जाए, क्योंकि देखो यहाँ 2 से यहाँ 3 से x1 x2 यहाँ 3 से स्टार्ट किया, अगर यहाँ 1 से n कर दूंगा फिर नहीं होगा सफिशिएंट, क्योंकि 2 बार तुम जनरेट नहीं कर पाओगे। अब देख लो, समझ आ रहा है? लिख के बताऊं अभी, देखो एक बार ध्यान से। वो 1 से 1 वाले कैसे बताया? कौन से वाले? जैसे आपने बताया ना अभी कि अगर जैसे समीशन और कोई वैल्यू इक्वल से x2 से हो जाए समीशन नहीं होगा SQ। नहीं, अगर यहाँ लिख दूं मान लो 1 से n लिख दूंगा, हाँ तो तुम बना पाओगे? वही बोल रहा हूँ, तो बना नहीं पाओगे, चेक करो, नहीं बना पाओगे। तुम्हारा xi तो x1 तो एक बार ही रहेगा ना, 2 बार कहाँ से लाओगे? यहाँ भी और एक यहाँ भी आ जाएगा, तो 2 बार कहाँ से लाओगे? तो लिख नहीं पाओगे एक्चुअली। अगर यहाँ पे मैं 1 से n करूंगा ना, तो यहाँ x1 x2 यहाँ भी आ गया, x1 x2 वहाँ भी है, सो 2 बार कैसे बना पाओगे तुम? ऐसे थोड़ी कि x1 x2 यहाँ भी आ जाएगा यहाँ भी आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा, चेक करो। ये ब्रेक इसलिए कर पा रहे हैं, देखो इसको मैं लिख के दिखा देता हूँ इस वाले पार्ट को। तो यहाँ जो मैं अगर ज्वाइंट लिखूंगा इसका ना, तो ऐसा है ना, f ऑफ x1 x2 xn, तो ये प्रोडक्ट i फ्रॉम 1 to n, ये क्या है? थीटा e की पावर माइनस थीटा xi, तो ये हो गया थीटा की पावर n e की पावर माइनस थीटा समेसन xi। तो अभी तुम अगर इस फॉर्म में लिखो कि तुम्हारा h x, मैं x लिख देता हूँ जस्ट, वेक्टर हो गया, g ऑफ थीटा t, यहाँ t तुम्हें दिख रहा होगा समेसन xi है। अब इसी को मैं लिखूँ थीटा की पावर n e की पावर माइनस थीटा x1 इंटू e की पावर माइनस थीटा x2 से लेके xn, यही कह रहा हूँ। x1 यहाँ रहेगा, अब x2 से आएगा, x1 यहाँ कहाँ से लाओगे? तो ये हो गया, तो ये आपका हो गया hx g1 थीटा t1 और g2 थीटा t2, मतलब g1 एक फंक्शन, ये दूसरा फंक्शन है, तो ये तुम्हारा g1 टाइप का बोल दो, या तो इसको एक साथ में लेके बोल दो, है ना। तो इस तरीके से ये फंक्शन है, तो x1 तुम्हारा t1 हो जाएगा, और यहाँ से ये x2 इसको भी बोल दो। h तो 1 ही है क्योंकि एक्स्ट्रा कुछ है नहीं, तो h 1 ही है, तो t2 तुम्हारा x2 से xn हो गया। ऐसे ही तुम बाकी लिख सकते हो चाहो तो, है ना, इस तरीके से। मैं थीटा x1 क्या करना है, x1 से लेके xn माइनस 1 तक लिख दो इसको चाहो तो, और यहाँ e की पावर माइनस थीटा xn लिख दो, तो वैसा भी कर सकते हो, सेम चीज़ है। सो यहाँ पे दिस एंड दिस विल गिव यू जॉइंटली सफिशिएंट एस्टिमेटर, ठीक है, सफिशिएंट एस्टिमेटर, तो ये दे देगा आपको। यूनिफॉर्म के लिए ट्राई करो, यूनिफॉर्म के लिए क्या होगा? अच्छा वो कंडीशन में लिखा ही नहीं है ना, हाँ देखो, यूनिफॉर्म के लिए सफिशिएंट एस्टिमेटर क्या होता है? मैक्सिमम ऑर्डर साइज, है ना। तो मान लो पहला क्वेश्चन है, लेट x1 x2 xn, है ना, सो दे आर रैंडम सैंपल फ्रॉम यूनिफॉर्म 0 थीटा। तो बताओ इसका सफिशिएंट एस्टिमेटर ट्राई करके देखो क्या आएगा। दूसरा है, अब ये तो तुम्हारा हो गया, लेट x1 x2 अप टू xn दे आर IID यूनिफॉर्म फ्रॉम 0 1 2 अप टू n, ये डिस्क्रीट यूनिफॉर्म है। सो डिस्क्रीट यूनिफॉर्म में तो क्या होगा, या 1 से n ले लो, कोई दिक्कत, 0 से ना लेके 1 से ले लो, 1 से स्टार्ट करो इसको। इसमें बताओ सफिशिएंट एस्टिमेटर क्या आएगा डिस्क्रीट यूनिफॉर्म में। सब में ज्वाइंट ही लिखना है, आप दोनों में ज्वाइंट, उसमें ज्वाइंट PDF तो ज्वाइंट PMF लिख के बताओ क्या आएगा। और तीसरा जो है, लेट x1 x2 xn, ठीक है, सो दे आर IID नॉर्मल म्यू सिग्मा स्क्वायर, ठीक है। तो दोनों अननोन है, जहाँ पे बोथ म्यू एन सिग्मा स्क्वायर आर अननोन। तो बताओ इसके लिए सफिशिएंट एस्टिमेटर क्या आएगा, म्यू एन सिग्मा स्क्वायर दोनों के लिए। सर वहाँ पे भी एक्शन ही आएगा ना शायद? हाँ आएगा, दोनों में वही मैक्सिमम ही आएगा। सर नॉर्मल वाले में ग्रेजुएट सफिशिएंट होगा। हाँ क्या आएगा वो, सर समेशन xi स्क्वायर। साथ में ये भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे समेशन xi हो गया, वैसे ही ब्रेक जैसे नॉर्मली कर रहे थे जब हम ज्वाइंट कर रहे हैं वैसे ही आएगा दिस, या तुम ये भी लिख सकते हो x बार और s स्क्वायर, है ना, तो ये दोनों मेरे को जनरेट कर देगा, है ना।
they are sufficient estimator for mu sigma square. दोनों अननोन है ना, दोनों के लिए एक साथ लिख पाओगे. अलग अलग क्या होगा? समेशन xi minus x bar का स्क्वायर एंड mu के लिए देखो अगर मान लो इसमें क्या है कि अगर म्यू नोन है तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में ये है कि अगर तुम्हारा म्यू नोन है मान लो, है ना, सो इफ म्यू इज नोन, नोन का मतलब कांस्टेंट है, गिवन है, सो म्यू इज नोन, देन एस स्क्वायर जो कैपिटल स्क्वायर सफिशिएंट होगा फॉर सिग्मा स्क्वायर. और दूसरे में क्या है, इफ सिग्मा स्क्वायर इज नोन, ये केस मैंने अभी किया था ना सिग्मा स्क्वायर नोन वाला, जहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन लिया था नॉर्मल थीटा कॉमा म्यू कॉमा 1 लिया था ना मैंने, सिग्मा स्क्वायर नोन था. तो अगर सिग्मा स्क्वायर नोन है, सो अगर तुम्हारा सिग्मा स्क्वायर नोन है तो उस केस में हाँ, तो उस केस में तुम्हारा आ जाएगा. सो ये जो है दिस, तब जाके एक्स बार बोलो या समेशन एक्स आई. सो एक्स बार या समेशन एक्स आई, दिस इज सफिशिएंट फॉर म्यू. लेकिन अगर अननोन है तो अकेला एक्स बार सफिशिएंट नहीं है. मैं यहाँ बोलना चाहता हूँ कि इफ म्यू इज अननोन, म्यू अननोन पैरामीटर है, देन एस स्क्वायर इज नॉट सफिशिएंट एस्टिमेटर फॉर सिग्मा स्क्वायर. क्यों? क्योंकि म्यू अननोन है ना, तो अकेला तुम लाइक्लीहुड फंक्शन लिख के देखो, ये म्यू से फ्री नहीं आएगा, म्यू पे भी डिपेंड करेगा वो. क्योंकि वो फ्री नहीं होगा इससे. दिस इज अननोन, देन एक्स बार इज नॉट सफिशिएंट एस्टिमेटर फॉर म्यू. तो एक्स बार अकेला सफिशिएंट नहीं होगा. अगर ये अननोन है तो वो एस स्क्वायर अकेला सफिशिएंट नहीं है ना. ठीक है, तो ये तो सफिशिएंट का हो गया. हाँ, सर वो डिस्क्रीट यूनिफॉर्म वाला बता दीजिए. सेम ही है, दोनों सेम ही होगा. देखो दोनों में सेम तरीके से आएगा. तो यहाँ से जब आप ज्वाइंट निकालते हैं तो क्या आएगा, एफ ऑफ x1 x2 xn आप फाइंड करेंगे तो इसका पीडीएफ क्या है, 1/थीटा. उसमें तो सही हो गया, मैक्सिमम ऑफ xi होगा. हाँ, इंडिकेटर फंक्शन ओवर, यहाँ पे ईच xi जो है लेस देन थीटा है, मतलब थीटा मोर देन ईच xi है. थीटा मोर देन इक्वल टू या स्ट्रिक्टली मोर देन इक्वल टू लगा दो, xi है, सो थीटा मोर देन इक्वल टू मैक्सिमम हो जाएगा. थीटा मोर देन ईच xi, थीटा मोर देन x1 मोर देन x2 मोर देन x3 मैक्सिमम हो जाएगा. तो यहाँ आ जाएगा थीटा मोर देन इक्वल टू nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स. अब इसको आप कंपेयर करो, ये hx g थीटा t, तो t क्या है आपको देखना है, ये एक फंक्शन है, तो इस फंक्शन में t आपको xi जो भी दिख रहा है वो t के थ्रू ही आएगा. तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे t जो है कुछ नहीं, nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स है. सेम यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे कुछ अलग थोड़ी होगा. देखो क्योंकि वो डिस्क्रीट है, कॉन्टिन्यूअस है, सेम ही. तो यहाँ पे जब आप ज्वाइंट लिखोगे x1 ज्वाइंट पीएमएफ यहाँ लिखोगे आप, सो x1 इज इक्वल टू x1, x2 इज इक्वल टू x2, xn इज इक्वल टू xn. तो सेम ही रहेगा. प्रोडक्ट क्या आएगा यहाँ पे, पीएमएफ क्या होता है 1/n, सेम ही चीज है, अलग थोड़ी है. और i फ्रॉम 1 to n, और ये कब होगा, जब आपका ईच xi लेस देन n है. यहाँ भी तो ईच xi क्या है आपका, कि मोर देन इक्वल टू 1 लेस देन इक्वल टू n. यहाँ पैरामीटर क्या है, n है. एक्चुअली पैरामीटर क्या है, n है. तो सेम लॉजिक से कि n मोर देन इक्वल टू ईच xi, सो n मोर देन ईच xi, तो n मोर देन इक्वल टू मैक्सिमम. तो यही हो जाएगा. इसका अगर लाइक्लीहुड फिर से लिखूं मैं, तो ये लाइक्लीहुड यही बन गया कि 1/n की पावर कैपिटल N, इंडिकेटर फंक्शन कैपिटल N मोर देन इक्वल टू nth. तो सेम लॉजिक से दोनों आ गया. तो इसमें दोनों में यही आंसर है कि nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स द सफिशिएंट एस्टिमेटर इन केस ऑफ डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस यूनिफॉर्म. सर फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का मिनिमम वैल्यू होगा ना. फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का मिनिमम वैल्यू मतलब सर मतलब सारे xi में से जो फर्स्ट वाला होगा वो सबसे कम होगा. हाँ, यस यस, फर्स्ट ऑर्डर मतलब सबसे छोटा, nth ऑर्डर सबसे बड़ा. तो सर लाइक्लीहुड को मैक्सिमम करने के लिए x1 रखेंगे ना. नहीं, आपको मैक्सिमम क्यों करना है, मुझे मैक्सिमम नहीं,
मुझे तो मैक्सिमम नहीं करना है। अच्छा आप एक्सरसाइज देख लो, अरे जरूरी थोड़ी है कोई इंटरवल अगर 0 से 100 में डिफाइंड है तो 0 पे ही फंक्शन की मिनिमम वैल्यू आएगी, वो तो तब होगी जो फंक्शन इंक्रीजिंग है। जो आप कह रहे हो कि मिनिमम वैल्यूज रखेंगे तो मैक्सिमम, वो क्या आएगी, क्या कहना चाह रहे हो, फिर से बोलो। सर ये पहला वाला एक बार और बता। यहाँ मैक्सिमम मिनिमम का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। अच्छा तुम ये यहाँ शायद कंफ्यूज हो रहे हो। अरे भाई ये थ्योरम मैंने कितनी बार रिपीट किया, देखो थीटा x1 से भी ज्यादा है, x2 से भी ज्यादा है, ये मैंने थ्योरम कितनी बार लिखाए हैं कि हाँ सर मैक्सिमम से भी ज्यादा हो। थीटा मोर देन x1 है, थीटा मोर देन इक्वल टू x2 है, थीटा मोर देन इक्वल टू xn है। तो इफ एंड ओनली इफ थीटा इन सब का जो मैक्सिमम आ रहा होगा ना उन सब से भी ज्यादा होगा, तो ये है थीटा मोर देन इक्वल टू nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स। सेम चीज दूसरे केस में आता है कि लेट थीटा जो है आपका कि लेट थीटा लेस देन इक्वल टू x1 है ना, थीटा लेस देन इक्वल टू x2 एंड सो ऑन, थीटा लेस देन इक्वल टू xn। सो इफ एंड ओनली इफ थीटा सबसे छोटा है, इसका क्या मतलब हुआ, मिनिमम वाले हाँ इनका जो भी मिनिमम होगा उन सबसे इंटरसेक्शन लोगे ना, तो जो सबसे छोटा होगा उससे छोटा होगा, है ना, इसी को हम लोग फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। ठीक है, और यही हमारा nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स है। ओके तो थोड़ा आते हैं, अभी ना टाइम है हमारे पास, सो थोड़ा आगे डिस्कस करते हैं। अभी क्या डिस्कस किया हमने, तो अनबायस्ड डिस्कस किया लास्ट क्लास में, अभी हमने डिस्कस किया सफिशिएंट, अभी थोड़ा डिस्कस करते हैं कंसिस्टेंट, फिर आते हैं कंप्लीट पे, क्योंकि जनरली एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है अनबायस्ड के साथ कंसिस्टेंट मिक्स रहता है ऑप्शन में, क्योंकि वो थोड़ा रिलेटेड है। तो कंसिस्टेंट एस्टिमेटर, सो कंसिस्टेंट एस्टिमेटर की डेफिनेशन क्या होगी बताओ कोई, ये तो मैं कई बार डिस्कस किया हूं पहले भी, कोई बताओ क्या डेफिनेशन है कंसिस्टेंट एस्टिमेटर की। सर एक तो वही कन्वर्जेंस प्रोबेबिलिटी वाली है कि कंसिस्टेंट कब होगा, तब वो वाली डेफिनेशन प्रोबेबिलिटी। वो डेफिनेशन नहीं है, वो थ्योरम है, वो थ्योरम वन वे है जस्ट, वो डेफिनेशन नहीं है। थ्योरम है कि एसिम्प्टोटिकली अनबायस्ड होना चाहिए और हाँ इंफिनिटी पे 0 होना चाहिए। वो थ्योरम एक्चुअली, बट उसमें तो अनबायस्ड वाला केस इंफिनिटी पे कर दिया ना उसने, तो वो हर वो बार इफ एंड ओनली इफ नहीं होता है। अगर कोई एस्टिमेटर कंसिस्टेंट है तो जरूरी नहीं उस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी जो तुम कह रहे हो। तो इसको बोलते हैं लार्ज सैंपल प्रोबेबिलिटी ऑफ एस्टिमेटर, है ना। तो यहाँ पे सिंपल है, यहाँ n टेंड्स टू इन्फिनिटी का काम आएगा। इस क्वेश्चन बोल सकते हैं कि an unbiased estimator which tends to infinity variance to 0% है। ऐसे इनफिनिटली मेनी एस्टिमेटर है जो अनबायस्ड नहीं है, कंसिस्टेंट है। हाँ वो तो सर पहले ही है, इसके आगे इसलिए बढ़े थे क्योंकि कंसिस्टेंट जो होते हैं वो हर बार जरूरी नहीं अनबायस्ड। हाँ बहुत सारे एस्टिमेटर जो अनबायस्ड नहीं है, कंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंट है अनबायस्ड नहीं है, ऐसे ही बहुत सारे हैं। दोनों रिलेशन ऐसा कोई खास रिलेशन है नहीं, ठीक है ना। देखो तो ये सीक्वेंस ऑफ एस्टिमेटर की प्रॉपर्टी है एक्चुअली, सर डेफिनेशन तो वही है, कन्वर्जेंस जैसी डेफिनेशन। ठीक है। तो इसमें पहले भी डिस्कस किया उसके बारे में काफी। देखो सो मतलब नाम लिया था इसका, लेट x1 x2 x3 डॉट 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 xn बी अ रैंडम सैंपल फ्रॉम population containing parameter theta, ठीक है ना।
तो एन एस्टिमेटर t, ठीक है ना, t मतलब t इज अ फंक्शन ऑफ x1 x2 xn। सो यहाँ t के बजाय tn लिखा होगा। tn इसलिए लिखते हैं कि उसमें n इन्वॉल्व होने चाहिए, तभी हम बात करते हैं n का इंपॉर्टेंस है यहाँ पे इसीलिए। सो x1 x2 xn, ठीक है ना। तो ये इस तरह से है। सो tn इज अ फंक्शन ऑफ, है ना, दिस is consistent estimator. So this is a consistent estimator for theta। यहाँ पैरामीटर इंपॉर्टेंट है एक्चुअली। सफिशिएंसी में और कंप्लीटनेस में पैरामीटर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि वो पूरे डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉपर्टी है। यहाँ पे पैरामीटर यहाँ इंपॉर्टेंट है क्योंकि पैरामीटर के रेस्पेक्ट में बात करते हैं। सफिशिएंसी और कंप्लीटनेस पैरामीटर के रेस्पेक्ट में जरूरी नहीं बात, पूरा डिस्ट्रीब्यूशन के रेस्पेक्ट में बात करते हैं। तो एन एस्टिमेटर Tn जो है इज कंसिस्टेंट एस्टिमेटर फॉर थीटा इफ एंड ओनली इफ, ये कंसिस्टेंट एस्टिमेटर होगा थीटा के लिए इफ एंड ओनली इफ Tn कन्वर्जेस इन प्रोबेबिलिटी टू थीटा। ये इसकी डेफिनेशन है, मतलब दैट इज, अब इसका डेफिनेशन क्या था, फॉर एनी एप्सिलॉन मोर देन 0 लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी probability mod t minus theta, ठीक है, this less than epsilon this is equal to 1, या more than epsilon करोगे तो 0 हो जाएगी। तो ये डेफिनेशन है कंसिस्टेंट एस्टिमेटर का कि कोई भी एस्टिमेटर which converges in probability to theta is consistent। yes, हाँ हाँ ठीक है ना। सर हाँ सर मीन स्क्वायर कंसिस्टेंट एस्टिमेटर भी कुछ होता है क्या? वो मेन स्क्वायर एरर उसके टर्म में वो आ जाएगा, अभी आगे डिस्कस करते हैं, उससे रिलेटेड है थोड़ा सा। एक्चुअली यही है, इसी से मीन स्क्वायर से रिलेटेड है थोड़ा सा ये। चलो देखो वो थ्योरम जो लिखूंगा उससे पता चल जाएगा। तो एक तो सबसे पहले ये है कि आप लोग वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर जानते हो ना। वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर क्या कहता है? वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर कि लेट x1 x2 xn be a random sample from any population, है ना, be a random sample from कोई पॉपुलेशन ले लो f थीटा, मान लो ये है। तो क्या कहता है ये, then 1 by n summation xi की पावर r I from 1 to n that converges in probability to एक्सपेक्टेशन ऑफ x2 r, है ना। तो मान लो अगर मैं ऐसा लिख दूं कि सपोज, है ना, सपोज पॉपुलेशन हैज मीन म्यू, है ना, पॉपुलेशन हैज मीन थीटा, ठीक है, थीटा है, एंड वी नो दैट, एंड हमें पता है कि जो x बार है, x बार कन्वर्जेस इन प्रोबेबिलिटी टू क्या, मीन, तो ये थीटा हो गया। तो यहाँ मैं कहना ये चाहता हूं कि हेंस यहाँ मतलब ये है कि x बार इज ऑलवेज अ कंसिस्टेंट एस्टिमेटर फॉर पॉपुलेशन मीन, है ना, फॉर एनी सैंपल, है ना, फॉर एनी पॉपुलेशन। या इसके लिखने की जरूरत क्या है, ये लिख दिया था ना। सो चाहे कोई भी पॉपुलर सैंपल से आप सैंपल किसी पॉपुलेशन लिया हो तो x बार हमेशा कंसिस्टेंट एस्टिमेटर होगा, है ना। तो x बार ये कहाँ से गारंटी मिल रहा है, वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर से। अगर मान लो ये पैरामीटर के टर्म में कुछ आ जा रहा है, मान लो थीटा स्क्वायर आ गया तो कोई बात नहीं, अगर 1/n समेशन xi स्क्वायर मान लो थीटा स्क्वायर कहीं आ गया, कन्वर्जेस, है ना, इसके थीटा स्क्वायर पे कन्वर्ज कर, दैट इज द कंसिस्टेंट एस्टिमेटर फॉर थीटा स्क्वायर। तो जो भी अगर ये थीटा का फंक्शन आएगी तो उसका वो कंसिस्टेंट एस्टिमेटर होगा, है ना। तो डिपेंड करता है, तो ये कंसिस्टेंट एरर से बहुत सारे क्वेश्चन वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर सॉल्व कर देता है। तो नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन लेकर आऊंगा मैं, तो उससे बहुत सारे है ना वो सॉल्व हो जाएंगे। इसका इनवेरिएंस प्रॉपर्टी क्या है कंसिस्टेंट एस्टिमेटर का? कंटीन्यूअस फंक्शन इन्वॉल्व होना चाहिए।
हाँ, जैसे यहाँ पे देखो एक्चुअली मैं एग्जांपल नहीं बताया, मैं एग्जांपल ये बता रहा हूँ कि कोई भी रैंडम सैंपल हो, चाहे पॉइजन से हो, बर्नौली से हो, नॉर्मल से हो, एक्सपोनेंशियल से हो, एक्स बार हमेशा उसके मीन के लिए कंसिस्टेंट एस्टिमेटर होगा हमेशा। और इनवेरियंस प्रॉपर्टी ये है, इनवेरियंस प्रॉपर्टी है ना। सो इसमें ये है कि लाइक इफ T is consistent estimator for theta, तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ थीटा के लिए है ना, then and मान लो and G is a continuous function, G is a continuous function, G is a continuous function, then GT is consistent estimator of consistent estimator for किसके लिए, जी थीटा के लिए, ठीक है ना। तो मतलब ये हो गया शॉर्ट में, दैट इज इफ T converges in probability theta then GT will converge in probability to G theta if G is continuous function, ठीक है, ये चीज है। हालांकि और भी मैंने कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी में और भी रिजल्ट दिखाए थे मैंने, तो वो भी हम लास्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। जैसे अगर रिमार्क में आपको याद हो, सो हमने लिखा था कि लाइक कहीं ऐसा है, मान लो Tn कन्वर्ज कर इन प्रोबेबिलिटी थीटा है एंड An कोई सीक्वेंस है, फॉर एग्जांपल An कन्वर्जेस टू A एंड Bn कन्वर्जेस टू B, तो ये कन्वर्जेंस सीक्वेंस वाला कन्वर्जेंस है और ये कन्वर्जेंस प्रोबेबिलिटी वाला है। तो उस केस में क्या था, देन An टाइम Tn प्लस Bn will converge in probability to क्या होगा, हाँ A थीटा प्लस B। इस रिजल्ट पे बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं MSQ में, मल्टीपल सेलेक्ट में। सो A Tn प्लस B will converge, तो मतलब Tn कंसिस्टेंट एस्टिमेटर थीटा का है, सो दिस इज द कंसिस्टेंट एस्टिमेटर ऑफ दिस। इसका ये मतलब हुआ कि जो An Tn है ना, An Tn प्लस Bn is consistent estimator, so consistent estimator for A theta plus B। तो A भी कोई नंबर होगा, तो इस तरीके से है ना, तो यहाँ A कोई रियल नंबर है, B कोई रियल नंबर है। सो ये रिजल्ट हमें लिखा था। ओके, जो आप लोग एक रिजल्ट बता रहे थे, सो ये थ्योरम वो कहता है कि लेट Tn be an estimator such that कि expectation of Tn लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, ये मान लो थीटा आ जाए है ना, एंड वेरिएंस ऑफ Tn मतलब लिमिट, तो ये एसिम्प्टोटिक है ना, ये अनबायस्ड नहीं है, एसिम्प्टोटिकली अनबायस्ड है, एंड लिमिट वेरिएंस ऑफ Tn n टेंस टू इंफिनिटी 0 आ जाए, देन ये इफ एंड ओनली इफ नहीं है भाई, देन Tn is consistent estimator, consistent estimator for थीटा, यहां जो भी आया है उसका कंसिस्टेंट एस्टिमेटर है। इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है कि अगर कोई कंसिस्टेंट एस्टिमेटर है तो ये ऐसा होगा, जरूरी नहीं है। अगर ऐसा हो रहा है तो कंसिस्टेंट होगा, कंसिस्टेंट है तो ऐसा होना जरूरी नहीं है ना जी। प्रॉपर्टी E of Tn T थीटा जाएगा, हाँ रेडियस ऑफ Tn 0 होगा, देन Tn इज कंसिस्टेंट एस्टिमेटेड फॉर G थीटा अगर वो कंटीन्यूअस हुआ। हाँ हो सकता है सर, रिपीट करो, क्या बोले फिर से सर। इधर क्या है सर, आपने जो इम्पेडेंस प्रॉपर्टी पढ़ा है, तो इसमें क्या इम्पेडेंस जो आपने ये डेफिनेशन लिखा, मतलब ये स्लाइड थी सीरीज है, हाँ उसके बाद वाला स्लाइड सर, ये वाला, हाँ हाँ, इसमें सर मैं बोल रहा हूँ कि सर ये अगर इम्पेडेंस प्रॉपर्टी अगर इसमें लगा है तो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी E G of Tn is equals to E G of theta and limit रेडियस उसका अगर G of 0 फंक्शन हुआ, तो मतलब फंक्शन अगर हुआ
then g of tn is consistent estimator for g of theta. जी हाँ सही कह रहे हो, ठीक है हाँ यस। जैसे एग्जांपल के लिए तुम जो कहना चाह रहे हो, मान लो मेरा x1 x2 xn, मैंने पॉपुलेशन लिया मान लो नॉर्मल या लेट्स से xn फ्रॉम एक्सपोनेंशियल थीटा से, जिसका डिस्ट्रीब्यूशन है थीटा e की पावर माइनस थीटा x। तो मुझे बताओ यहाँ x का कंसिस्टेंट एस्टिमेटर क्या आएगा, मतलब थीटा का कंसिस्टेंट एस्टिमेटर क्या है यहाँ पे। यहाँ x बार विल कन्वर्ज इन प्रोबेबिलिटी टू व्हाट, वन बाई थीटा, और x बार विल कन्वर्ज इन प्रोबेबिलिटी टू व्हाट, सॉरी x बार तो हो ही गया, वन बाई x बार विल कन्वर्ज इन प्रोबेबिलिटी टू व्हाट, थीटा। वन बाई एक्स यहाँ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है ओवर दिस सपोर्ट, तो ये जो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन लिखा हूं ना यहाँ भी, वो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन जो पॉपुलेशन लिया उसके सपोर्ट पे कॉन्टिन्यूअस है, इस ओके। तो पता है वन बाई एक्स फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं है आर पे, लेकिन वन बाई एक्स कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है इस पीडीएफ के सपोर्ट पे, तो इसीलिए वन बाई, ये भी जैम का आया हुआ क्वेश्चन है, तो वन बाई एक्स इज कंसिस्टेंट एस्टिमेटर फॉर थीटा, x बार इज कंसिस्टेंट एस्टिमेटर ऑफ 1 बाई थीटा। थोड़े और आगे बढ़ो, sin x बार इज कंसिस्टेंट एस्टिमेटर ऑफ व्हाट, sin थीटा, नहीं sin x बार लिखा है मैंने, तो sin 1 बाई थीटा, हाँ तो ये sin 1 बाई थीटा के रेस्पेक्ट में होगा, ठीक है। इनफैक्ट x बार स्क्वायर इज कंसिस्टेंट एस्टिमेटर ऑफ 1 बाई थीटा स्क्वायर, 1 बाई x बार स्क्वायर इज कंसिस्टेंट एस्टिमेटर ऑफ थीटा स्क्वायर। तो इस तरीके से तो कोई भी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन ऑपरेट कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से यूज कर सकते हैं, इसका अभी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो ज्यादातर बच्चा यूज कर, मैं इसका बहुत कम ही यूज करूंगा इस थ्योरम का, मुझे कन्वर्जेंस एंड प्रोबेबिलिटी से ही सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, है ना। तो ये भी तुम यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे एक और होता है एमएल इज ऑलवेज कंसिस्टेंट, तो एमएल हमने फाइंड नहीं किया, जब आगे पढ़ेंगे तो लिख सकते हो कि जो मैक्सिमम, हाई बट रिमार्क में ये है कि जो मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर है इज अ कंसिस्टेंट एस्टिमेटर, इज अ कंसिस्टेंट एस्टिमेटर। इज हम पढ़ेंगे तो हम देखेंगे तब कि मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर एमएलई वाला प्रॉपर्टी ऑलवेज ट्रू होगा क्या? कुछ एक मतलब ऐसा है कि थोड़े से कुछ रेगुलेटरी कंडीशंस है वहाँ पे कि लाइक वो है ना, कुछ कंडीशंस हैं, लेकिन जनरली जो आपके उसका एग्जांपल ढूंढना बहुत डिफिकल्ट है। वैसे तो ऑलवेज ट्रू नहीं है वहाँ पे, लेकिन आप लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं क्वेश्चंस। विकिपीडिया में देखा था एक बार, तो उसमें दिया था कि कुछ सम अंडर सम स्ट्रांग कंडीशन, हाँ मतलब ये ऑलवेज नहीं होगा इस टाइप का। हाँ आप सही कह रहे हैं। एक्चुअली अंडर रेगुलेटरी कंडीशन कुछ कंडीशंस है वहाँ पे कि उसमें वही है कि लाइक कुछ कंडीशन वहाँ पे है कि लाइक आई थिंक मीन एग्जिस्ट करना चाहिए, कुछ कंडीशंस है वहाँ पे, बट इट्स फाइन। जो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशंस हैं उसमें वो कंडीशन सेटिस्फाई होगा। कुछ रेयरली ऐसे एग्जांपल है जहाँ पे फेल हो रहा है, बट वी कैन यूज। ऑलवेज नहीं है, अंडर सम मतलब वो बुक में देखो, बुक में लिखा रहता है अंडर सम रेगुलेटरी कंडीशंस एमएल इज कंसिस्टेंट। सर बुक तक वो में दिया है कि ऑलवेज कंसिस्टेंट एस्टिमेटर होता है, बट नॉट नीड टू अनबायस्ड। अच्छा, लेकिन जरूरी कुछ कंडीशन है। अच्छा, जो मीन स्क्वायर एरर की बात कर रहे थे, देखिए जरा मीन स्क्वायर एरर पे आइए। तो मीन स्क्वायर एरर ऑफ टी क्या होता है? सो वेरिएंस ऑफ, मतलब हमने इसको लास्ट टाइम डिफाइन किया था, तो ये होगा एक्सपेक्टेशन टी माइनस थीटा होल स्क्वायर, ये डेफिनेशन है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे आप तो वेरिएंस ऑफ टी आ जाएगा प्लस क्या आ जाएगा, बायस ऑफ टी दिस। तो ये आपका अभी है टीएन, लिख दो आप चाहो तो यहाँ टीएन लेके चलो, क्योंकि मैं अभी कंसिस्टेंसी डिस्कस करने वाला हूँ ना। मीन स्क्वायर एरर ऑफ टी एन। अब आप लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी लगा दो इस इक्वेशन में। सॉरी, यहाँ स्क्वायर ना, यहाँ स्क्वायर, ठीक है। तो ms है ना, मीन स्क्वायर एरर ऑफ थीटा विद रिस्पेक्ट टी एन। अब यहाँ लिमिट लगाओगे तो क्या हो जाएगा, वेरिएंस ऑफ, हाँ, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, तो बायस भी जीरो हो जाएगा।
अगर वैसा हो रहा है तो, है ना, मान लो ऐसा है तो जो हमने कंडीशन लिया था बायस, बायस का मतलब पता ही है आप लोगों को कि ये एक्चुअली एक्सपेक्टेशन ऑफ टी एन माइनस थीटा है, एक्सपेक्टेशन ऑफ टी एन माइनस थीटा है। तो अगर ऐसा हो रहा होगा, मान लीजिए कि हमने जैसे लिखा था ना कि लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एक्सपेक्टेशन ऑफ टी एन इज थीटा एंड लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी वेरिएंस ऑफ टी एन इज 0, देन आप मुझे बताओ MSE ऑफ टी एन क्या हो जाएगा। अब ये थ्योरम लिख दिया मैंने यहाँ पे, किसके इक्वल आ जाएगा ये? सो ये तो आपका 0 हो गया और ये आपका क्या आ जाएगा, चेक करो। एक्सपेक्टेशन ऑफ tn इक्वल टू थीटा। हाँ, थीटा माइनस थीटा कितना? 0 ही हो जाएगा। 0 ना। हाँ, तो कहने का ये मतलब है कि अगर ऐसा हुआ तो ये होगा, और अगर किसी एस्टिमेटर का मीन स्क्वायर एरर 0 है, इसका मतलब है वो कंसिस्टेंट एस्टिमेटर लिमिट पे, लिमिट, सो लिमिट ऑफ मीन स्क्वायर एरर इज 0, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, तो वो कंसिस्टेंट एस्टिमेटर हो जाएगा। सो ये दो कंडीशन जो है ना, दिस विल एम्प्लाई लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी मीन स्क्वायर एरर ऑफ Tn is 0 and this will imply Tn is consistent estimator, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा। तो अगर ये दोनों कंडीशन ना, ये अप्लाई कर रहा था Tn कंसिस्टेंट एस्टिमेटर है, तो उसी से, इसी दोनों से ये रिजल्ट आ जाएगा। तो अगर किसी एस्टिमेटर का मीन स्क्वायर एरर 0 आ गया n टेंस टू इंफिनिटी पे, आपने लिखा है कि tn इज कंसिस्टेंट एस्टिमेटर, इसको ऐसा भी बोल सकते हैं क्या कि tn इज मीन स्क्वायर कंसिस्टेंट एस्टिमेटर, इस तरह से बोल सकते हैं। लेकिन ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, बुक में कुछ भी डिफाइन कर रखा है, उसकी कोई जरूरत नहीं है आपको। ऐसे लोग अपने तरीके से कुछ डिफाइन कर देते हैं, लेकिन हमें स्टैंडर्ड चीजें ही देखनी है। कंसिस्टेंट एस्टिमेटर फॉर थीटा, ये मीन स्क्वायर क्यों बीच में लाना है? हमारे पास मैथ जनरल देखता हूँ कि क्या जरूरत है, बुक में बहुत सारी चीजें इरेलेवेंटली डिफाइन, लेकिन जरूरत नहीं है। हमें क्या देखना है, जो यहाँ पे जरूरत है हमें। जैसे हमने अभी डिफाइन किया अनबायसनेस, सफिशिएंसी, फैक्टराइजेशन थ्योरम कंप्लीट अभी छोड़ दिया है, मतलब कंप्लीट कराएंगे नेक्स्ट क्लास में। कंसिस्टेंसी देखा अभी हमने, कंसिस्टेंसी नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन करेंगे, तो नेक्स्ट क्लास में इसको डिफाइन करूंगा कंप्लीट, फिर रिलेटिव एफिशिएंट, फिर इस पे क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो आज तो ठीक है, आज हमने सफिशिएंट देखा, फैक्टराइजेशन थ्योरम देखा और कंसिस्टेंट एस्टिमेटर की कुछ डेफिनेशंस और प्रॉपर्टीज देखी है। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चंस करते हैं इस पे। अनबायस्ड, सफिशिएंट और कंसिस्टेंट अभी देखा है, नेक्स्ट क्लास में एक कंप्लीट करेंगे, फिर कंप्लीट के बाद रिलेटिव एफिशिएंट, फिर यूएम VUE, उसके बाद ये है ना। तो देखते हैं, ठीक है, मतलब नेक्स्ट मतलब कल। सर एक बार लास्ट स्लाइड दिखा दीजिए। सर ये मीन स्क्वायर एरर जो आपने डिफाइन किया, इसका मतलब क्या है? मीन स्क्वायर एरर ये होता है एक्चुअली, ये डेफिनेशन है। जैसे बायस डिफाइन किया था ना, तो मीन स्क्वायर एरर का ये डेफिनेशन है कि एस्टिमेटर और जो पैरामीटर है उसके डिफरेंस का मीन, डिफरेंस के स्क्वायर का मीन क्या होता है। अगर कोई अनबायस्ड एस्टिमेटर होगा ना, तो वेरिएंस और मीन स्क्वायर एरर इक्वल हो जाता है। अगर मान लो ऐसा हो, तुम देखो ध्यान से, सो ये आप लोगों को पता ही होगा ऐसे। सो जो थ्योरम है कि अगर अनबायस्ड एस्टिमेटर है, E ऑफ T थीटा है, इफ एंड ओनली इफ मीन स्क्वायर एरर ऑफ T इज इक्वल टू वेरिएंस ऑफ T, ठीक है, देख लो। सो अगर अनबायस्ड एस्टिमेटर है तो मीन स्क्वायर एरर वेरिएंस के इक्वल आएगा। एक्चुअली मीन स्क्वायर एरर कहीं ना कहीं यूज होता है वेरिएंस से कितना दूर है वो डेविएशन चेक करने के लिए। तो ये सब का एप्लीकेशन है आगे आगे, मतलब जब आप लोग अभी है ना इसको यूज करोगे रिसर्च में या डेटा एनालिसिस में, तो वहां पे यूज होगा। अभी हम लोग मेनली थ्योरेटिकली पढ़ रहे हैं, थ्योरेटिकली समझ रहे हैं डेफिनेशन क्या है, उसको यूज कैसे करेंगे क्वेश्चन सॉल्व करने में, इसका इंटरप्रिटेशन एप्लीकेशन आगे पता चलेगा आपको। मतलब टर्म आता है कंसिस्टेंट प्लेयर, वो इधर ही आता है क्या? कंसिस्टेंट, मैच में इक्वल रन बना रहा है वो प्लेयर, कंसिस्टेंट। अच्छा हाँ, वो हाँ उस तरह से कुछ समझ सकते हो कि लाइक उस परफॉर्मेंस कंसिस्टेंट है, हाँ, तो मतलब उसका वेरिएशन
लगभग है ना 0 के करीब है। हाँ वो ऐसे ही सोचते हैं सर, उसका स्कोर कम वेरी कर रहा है। हाँ तो उस तरह से है, रिलेट कर पाओगे आप डेटा के टर्म में जब आप एनालिसिस करोगे या उसको इंटरप्रेट करो कर पाओगे। हमारा यहाँ मेन पर्पस है समझना और क्वेश्चन सॉल्व करना मेनली वो है। ठीक है चलो, तो अभी के लिए थैंक यू एंड गुड नाइट, मिलते हैं नेक्स्ट कल।